बढ़ते आगे, आइए जान लेते हैं आज का पिक ऑफ द डे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी सीधे सीधी शुरुआत नहीं होगी, पहले एक आपसे सवाल है, उसके बाद एक अपडेट है, फिर पिक ऑफ द डे है। सवाल ये अनिल जी, आप कहां पर है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप कहीं चित्तौड़ में चले गए हैं और कल जो मस्तिष्की पाठशाला है वहां किसी स्कूल से करेंगे अनिल जी, अपने बचपन के स्कूल से करेंगे। तो पहले तो इस पे रोशनी डालें, आप हैं कहां, शो कहां से कर रहे हैं अनिल जी? पहली बात तो ये कि आपके आसपास क्या और आपको कुछ पता ही नहीं। मैं आपके बहुत पड़ोस में हूँ, दिल्ली के एकदम पास में, गुड़गांव में, गुरुग्राम, तो इसलिए एकदम नजदीक में, आपको पता नहीं चला। दूसरी बात, मस्ती की पाठशाला बिल्कुल 100% स्टूडियो से ही होगी। आज रात फिर से मुंबई में होगा, शाम तक लेट इवनिंग तक पहुंच जाऊंगा, तो चिंता न करें, पूरी तरह से स्टूडियो से होगी, लोकेशन से नहीं होगी मस्ती की पाठशाला, क्योंकि देखिए लॉजिस्टिक इश्यू है। लेकिन वैसे आइडिया मुझे आपका अच्छा लगा। एक शो ऐसा बनना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी जगह, बचपन वाली जगह जाकर इस तरह का शो करे, तो उसका मजा ही अलग है। तो हमारी जो वो बकेट लिस्ट है ना, उसमें एक और जुड़िया नाम, एक हमें कोई एक्सोटिक लोकेशन से करना है, गोवा, कनाडा टाइप, दूसरा किसी स्कूल टाइप का। तो बंसल जी नोट करते रहें, कभी न कभी ये इच्छा भी पूरी होगी। बताएं सर आपका स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे दे रहा हूं। उससे पहले अनिल जी अपडेट है, आज मैं और कुणाल जी अनिल जी दोबारा शाम को मिलेंगे, तो हो सकता है कल एक ज्वाइंट पिक ऑफ द डे आए। और आज अनिल जी कुणाल जी से मैं समय निकाल के पूछूंगा अभी कल की मस्ती की पाठशाला का उत्तर, और उसके बाद अनिल जी अगर उनका उत्तर मेरे को दिए उत्तर से बेटर हुआ तो फिर आप पकड़ लीजिएगा उनको। तो और पिक ऑफ द डे में अनिल जी आज मेरे विचार ठीक नहीं है, तो बिकवाली की राय है, बेचना है काला पत्थर यानी कि कोल इंडिया 170 का स्टॉप लॉस लगाना है, 161 से लेकर 162 के टारगेट के लिए कोल इंडिया पे बिकवाली की राय है, और ये राय सिर्फ आज के लिए है। ओके, कोल इंडिया में बिकवाली की राय सिर्फ आज के लिए, बेचे, ये राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, आपको क्या पसंद है बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है मुथूट फाइनेंस। अनिल जी जिस तरह की तेजी गोल्ड में बन रही है, मुझे लगता है कि उसका फायदा मुथूट फाइनेंस को मिलेगा। और एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर ऑलरेडी आ चुका है, लगभग 150 टन सोना इस कंपनी में है, तो बाय करके यहां पर चले। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 1630 रुपए पर, 1725 रुपए का पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिए। मुझे लगता है 1755 के लेवल्स भी आएंगे, तो 1755 1760 के टारगेट के लिए मुथूट में बाय करने की राय। ओके, तो मुथूट फाइनेंस है वो स्टॉक जहां पर आप करें खरीदारी, ये राय है कुणाल जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है किरण जी से उनकी बेहतरीन पिक लेने का। किरण जी बताएं सर, आपने कौन सा शेयर चुना है? अनिल जी बेहतरीन ब्रेकआउट कल के सत्र में देखने को मिला। पहले तो आपको और दीप को वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही बड़े टाइम के नेकलाइन को ब्रेक किया हुआ है, नाम है कर्नाटका बैंक। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, क्योंकि सितंबर 2019 से लेके आज तक के कंसोलिडेशन और नीचे में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ब्रेकआउट लेवल 75 है, क्लोज 77 के आसपास हुआ है। तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत नजदीक होगा 73 का। तो 4 रुपए के रिस्क के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। आज के लिए लगभग 82-85 के टारगेट देखने को मिलेंगे, पर पोजिशनली मैं मानता हूं अभी इस कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल्स चेंज होते नजर आ जाएंगे टेक्निकली, और मेरे टारगेट्स पोजिशनली लगभग 113 से लेके 120 तक के रहेंगे। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त खरीदारी करने के लिहाज से किरण जी की तरफ से। आइए सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे के तौर पे ग्रासिम को सिलेक्ट करना चाहिए। ग्रासिम के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, ग्रासिम यहां से अच्छा ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1900 रुपए से लेके 1925 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से ग्रासिम में देखने को मिल सकता है। नीचे में 1850 का सपोर्ट बनेगा, तो 1850 का स्टॉप लॉस लगाना है 1900 से 1925 के टारगेट्स के लिए। सुमित जी को पसंद है ग्रासिम, ये है एक और स्टॉक जहां पर आज एक्शन होने की संभावना। पालिया साहब तैयार है। पालिया साहब बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आज का पिक ऑफ द डे रहेगा यूनाइटेड फास्फोरस यूपीएल।
ये स्टॉक में कल के सेशन में हमने देखा कि डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 4% के आसपास का ऊपर इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट कल के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक में होते हुए दिखा है। तो यूपीएल पे बाय करने की सलाह रहेगी। कल के फ्यूचर के क्लोज थे करीब 774 के आसपास, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए आज के सेशन में करीब 790 तक का। तो 790 795 के टारगेट के लिए यूपीएल बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए हम 764 के आसपास के। 164 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है यूपीएल में, ये राय राजेश पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार में आज मुझे लगता है 2 दिन की गिरावट के बाद, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है ये अगर इस तरह की गिरावट के साथ खुलता है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लगता है आज बाजार में रिकवरी देखी जानी चाहिए। बाकी जो मेरा आज का पिक ऑफ द डे है, एक पसंदीदा स्टॉक और बाजार में सभी के रडार पे है, टाटा मोटर्स। मुझे लगता है इसमें आज खरीदारी करनी चाहिए। 512 के लेवल पे कल बंद हुआ है, 525 का आज का टारगेट है और 505 का स्टॉप लॉस। इसमें फंडामेंटली भी अच्छी खबरें हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले देवांशी भी बता रही थी कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि 2026 तक 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वेरिएंट कंपनी लॉन्च करेगी। दैट इज डेफिनेटली अ बिग पॉजिटिव। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में आज खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पर रखिए नजर, एक्शन में आ सकता है ये काउंटर। 10 नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी है अगले 5 सालों में। पर ढेरों स्टॉक्स हैं जो नतीजों पर आज रिएक्ट करने वाले हैं। आइए कुछ स्टॉक्स पर करें चर्चा। मेट्रोपोलिस अच्छे मोमेंटम में रहा है। बंसल जी जरा इसके चार्ट्स देखें, आज नतीजों पर रिएक्शन आएगा। रेवेन्यू ठीक थे बट मार्जिन पर प्रेशर आते हुए दिखा। देखिए दीपांशु, मेट्रोपोलिस का अगर हम देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, नीचे से एक अच्छा रिबाउंड दिया है, तो यहां पर नजर रखनी चाहिए 3230 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए, 3230 के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। इसके ऊपर निकलेगा तो एक नई टेरिटरी में जाएगा। एल्स जिन्होंने ले रखा है ऊपर में 3200 के राउंड मुनाफा बांधने की राय होगी। टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, एकदम हायर टॉप हायर बॉटम्स का रुझान है। ओके, तो मेट्रोपोलिस नतीजों पर करेगा रिएक्ट, नजर रखते हैं इस काउंटर पर। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिनके करनी है एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा, पर आइए उससे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट्स के दम पर कमजोर शुरुआत के बाद कहां लेंगे सपोर्ट, कितनी होगी रिकवरी और वो रिकवरी होगी तो कितनी टिकाऊ, ये है सवाल, तैयार है जवाब। स्वागत है आप सबका फर्स्ट ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंधी। हाँ नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़ी सुस्ती जरूर आ रही है ग्लोबल मार्केट्स में, पर डाउ फ्यूचर्स निचले स्तर से रिकवर होकर एकदम सपाट है। एसजीएक्स निफ्टी भी निचले स्तर से थोड़ा रिकवर हुआ, बट एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है। 2 दिनों में हमने देखा अमेरिकी बाजारों में थोड़ी गिरावट हुई है, इन्फ्लेशन की चिंता है। पर आइए देखते हैं आज बाजारों में किस तरह का रिएक्शन आता है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो हमारे रेडार पर रहने वाले हैं। मॉइल, सुमित जी इसकी चार्ट पर राय दें। नतीजे अच्छे रहे, साथ ही बायबैक को भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। 205 पर शेयर के बायबैक के प्राइस पर करीब 690 करोड़ का बायबैक होगा। मॉइल की चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, मॉइल चार्ट्स के ऊपर भी अच्छा दिख रहा है। रिसेंट के जो हाई बने, स्विंग हाई, वो है 175 के आसपास के। जैसे 175 का लेवल ऊपर में टूटेगा तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर ऊपर में 185 रुपीज से लेकर 200 रुपीज तक के मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 167 के आसपास है, ये लेवल जब तक नहीं टूटेंगे तब तक होल्ड करें। 175 के बाद 185 और फिर 200 के लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मॉइल पर राय। सेठी साहब, आपकी वायदा कारोबार की पिक्स आज के लिए बाकी है सर, बताएं कौन से स्टॉक्स चुनकर लाए हैं? बिल्कुल दीपांशु, जो मेरा पहला स्टॉक था जो मैंने अभी बोला टाटा मोटर्स, उसके अलावा 4 स्टॉक और रिकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। कल इस खराब बाजार में भी एक बहुत ही दमदार तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। मुझे लगता है वो तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसमें खरीदारी करने की सलाह। आज का टारगेट है 750 का, स्टॉप लॉस 730 का। फिर तीसरा स्टॉक है बैंकिंग स्टॉक बंधन बैंक। मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छी तेजी का मूड है और 311 के आसपास के लिए बंद हुआ है। इसमें खरीदारी करने की सलाह। 320 का टारगेट, 305 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक यूपीएल जो राजेश पालिया जी ने भी रिकमेंड करा है। कल एक दमदार तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। 795 का टारगेट, 765 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक फार्मा स्टॉक इप्का लैबोरेटरीज। हालांकि 2-4 दिन पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था और वहां से बहुत अच्छे अपसाइड इस खराब बाजार में भी इसमें देखने को मिले हैं। बट यहां से भी मुझे लगता है इसमें और अपसाइड बन सकते हैं। एक तो 13 तारीख को इनकी रिजल्ट्स के लिए मीटिंग है, प्लस साथ में स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट आना है सैटरडे को। तो मुझे लगता है ये स्टॉक
एक्शन में रहना चाहिए। आज भी इसमें खरीदारी करने की सलाह। 2225 का टारगेट, 2130 का स्टॉप लॉस। ये एफ&ओ के लेवल्स है। एफ&ओ और कैश में डिस्काउंट है डिविडेंड की वजह से। बिल्कुल, तो इप्का लैब्स इस पर खरीदारी की राय है। बंधन बैंक इसको खरीदना है, यूपीएल इसको खरीद के चले, भारती एयरटेल और साथ ही टाटा मोटर्स। कुछ बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से आज के लिए। इप्का लैब्स में कल हम बढ़िया एक्शन देख रहे थे क्लोजिंग शो में, तो नजर रखिएगा आज किस तरह की चाल रहेगी इस काउंटर पर। कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख सकता है। उससे पहले एक बार प्री ओपनिंग के लेवल्स हमारी स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हैं, तो वहां पर डाल देते हैं नजर। ढेरों नतीजे हैं, वहां पर आपको रिएक्शन आते हुए दिखेगा। ढेरों नतीजे आज आने वाले हैं, वहां पर रिएक्शन रहेगा। थोड़ा बेस मेटल प्राइसेस में रिबाउंड है, तो देखना पड़ेगा ग्लोबल वीकनेस के बीच मेटल काउंटर्स किस तरह का एक्शन दिखाते हैं। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी सुस्ती रही है, क्या वहां पर बाउंस बैक आएगा? नहीं तो अनिल जी, प्री ओपन के लिए तैयार है बाजार? हम भी तैयार है दीप, लेकिन खुद अच्छे नहीं है, ये चक्कर है। बाकी तो और सब ठीक है। बाजार चलिए, पहली टिक तो सेंसेक्स पे अच्छे 380 अंक ऊपर, 285, 225, 175, 73। सेंसेक्स तो ऐसे गिर रहा है प्री ओपनिंग सेशन में जैसे मतलब ऊपर के खुल गया देखिए, और आ गया 10 पॉइंट ऊपर रहा है बस। लेकिन बैंक निफ्टी भी ऐसे गिर रहा है जैसे मतलब क्या हो गया इसको, 250 पॉइंट नीचे खुलता हुआ अब 215 पॉइंट। तो सेंसेक्स ऊपर खुल के नीचे, बैंक निफ्टी नीचे खुलकर ऊपर, 185 अंकों का नुकसान। तो दोनों ही अलग अलग दिशाओं में जाते हुए, लेकिन सही दिशा में जा रहा है सोना। गोल्ड में है भरपूर तेजी, चांदी में भी अच्छा एक्शन, बाकी कमोडिटीज में भी भरपूर एक्शन है। तो दीप, पहले कमोडिटी बाजार की जो ओपनिंग हुई है वो बता दीजिए आप। अनिल जी, जबरदस्त एक्शन, और बल्कि सोने पर आज फोकस ज्यादा करना चाहिए सर। 49,000 का लेवल सोना क्रॉस करते हुए दिख रहा है। 5-5.5 महीने की ऊंचाई पर गोल्ड के दाम आपको दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बाद एक्शन आया है। भारतीय बाजारों में हम लगातार खरीदारी देख रहे हैं, तो बढ़िया एक्शन गोल्ड सिल्वर दोनों में। 66,000 का लेवल टच करने के लिए सिल्वर तैयार है, 49,000 का लेवल गोल्ड ने टच कर दिया। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स गोल्ड और सिल्वर पर आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं आज और पॉजिटिव एक्शन बनता है कि नहीं। कल हमने कच्चे तेल पर भारी गिरावट आती हुई देखी, आज सुबह दाम थोड़े संभलते हुए दिख रहे हैं, पर 6075 पर है। काफी तेज गिरावट, 6250 के लेवल से हमने देखा कल कच्चा तेल काफी तेजी से गिरा है। नेचुरल गैस में यहां पर खरीदारी हो रही है, 1-1.25% की तेजी बनती हुई आपको दिखेगी। बेस मेटल्स में भी आज रिबाउंड है, जैसे मैं बात कर रहा था। चाइना में भी बेस मेटल प्राइसेस में थोड़ा रिबाउंड आते हुए दिखा, तो उसका इंपैक्ट आपको आते हुए दिखेगा। स्पेशली एल्यूमिनियम पर आज रखनी है नजर, 1-1.25% की तेजी एल्यूमिनियम के प्राइसेस में आपको आती हुई दिख रही है। कॉपर, जिंक, यहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिखेगा, और निकल भी करीब 1% ऊपर है। लेड में हल्की सुस्ती है। तो बेस मेटल्स में एक्शन है। सोना 5 महीने की ऊंचाई पर है। कच्चे तेल के दाम कूल ऑफ होते हुए दिखे हैं। आइए आपको बता दें आज के दमदार रिकमेंडेशंस ट्रेडर्स डायरी के जो दिए हैं कुशल और आशीष ने। कैश का स्टॉक इंडेक्स में स्पेंसर्स रिटेल्स यहाँ पर 150 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे। एसीसी में स्ट्रक्चर है बहुत मजबूत, फ्यूचर्स में पोजीशंस ले सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर लग रहा है कमजोर, यहाँ पर 1540 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदकर मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। और टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला मैक्रोटेक डेवलपर्स में, 1350 के पार जाएगा। फंडामेंटली ईवी प्लेयर बड़ा टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स यहाँ पर 665 रुपए के लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हो। निवेश के लिहाज से ऑटो एंसिलरी कंपनी मदरसन सुमी ये भी काफी बढ़िया नजर आ रही है, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। बॉयल में बायबैक और नतीजों का असर देखने को मिलेगा। फर्स्ट सोल्यूशन स्ट्रक्चर हो गया खराब, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे 172 के लक्ष्य के लिए। डीसीबी बैंक में आएगी तेजी, 109 रुपए का लक्ष्य होगा। क्रिसल में नतीजों का असर देखने को मिलेगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, मैक्रोटेक डेवलपर्स। रियल एस्टेट स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी देखी जा रही है। कल के सत्र में स्टॉक ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, 1350 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए, दमदार नतीजों के आधार पर ग्लेनमार्क लाइफ साइंस यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है 653 के टारगेट के लिए। साथ ही विप्रो का एडीआर इंपैक्ट आज आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, तो यहां पर बिकवाली कीजिए। नालको ये भी चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कमजोर लग रहा है, 99 का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। एचडीएफसी एएमसी चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, 2770 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। बट डेफिनेटली नंबर्स पर मॉन्टे कार्लो को लेकर आपको ध्यान में रखना है। अगले 3 महीनों में 500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन न्यूज अगर होता है तो डेफिनेटली यहां पर आप खरीदारी कर चलिए। इंडस टावर अगले 1 साल में 400 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। साथ ही नंबर्स के आधार पर आरवीएनएल पर आप खरीदारी कर चलिए। और माई चॉइस कैटेगरी में कोफर्ज में बिकवाली कीजिए। हेवेल्स और भारती एयरटेल में आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है मॉन्टे कार्लो का। अगले 3 महीनों में 500 रुपए के टारगेट यहां पर कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं।
ये है आपके लिए आज की दमदार रिकमेंडेशंस। थोड़ी देर में रेट्स भी हो जाएंगे सेटल और फिर जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे और जानेंगे अनिल जी से कि किस तरह से आपको ओपनिंग की करनी है तैयारी पर। आइए नतीजों के रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं इस समय और नतीजे आपको आते हुए दिखे थे। धामपुर शुगर, सेठी साहब थोड़े कमजोर नतीजे थे धामपुर शुगर के, बट जो एथेनॉल प्राइजेस बढ़ाकर कल सरकार ने फिक्स किए हैं उसको लेकर फिर पूरे शुगर पैक पर क्या राय है और धामपुर शुगर पर कोई राय आपकी सर? बिल्कुल दीपांशु, ये स्टॉक तो मैंने हाल ही में परसों ही रिकमेंड किया था, 310 के लेवल पर रिकमेंड किया, 330 का टारगेट था जो कि कल अचीव हो गए। बट कल जो नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। लुकिंग एट द सेक्टर, जिस तरह से बाकी भी शुगर कंपनीज के परफॉर्मेंस आ रहे हैं उस लिहाज से थोड़े कमजोर है नतीजे, बट उसका एक थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट, नीजक रिएक्शन खुलते में मुझे लगता है आना चाहिए। बट जिस तरह के डेवलपमेंट्स है, जो कल बाजार बंद होते होते खबरें एथेनॉल के प्राइसेस सरकार ने बढ़ाए हैं, बाकी इनका कल मैं डिटेल जो इन्होंने एक्सचेंजेस को अपना कम्युनिकेशन भेजा है उसमें इन्होंने बात करी है। जो मैं बात कर रहा था, यूपी में कई शुगर मिल्स अपने खुद के अल्कोहल प्लांट्स लगा रही हैं, तो इनका भी एक अल्कोहल का प्लांट अप्रैल 2022 में चालू करने की बात है। फिर एथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाई है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आगे अच्छा करेगा। आज ये जो गिरावट आ रही है उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक, और वैसे भी पूरा शुगर सेक्टर ही अच्छा लग रहा है। ओके, तो शुगर स्पेस पे है नजर। धामपुर थोड़े कमजोर नतीजे हैं, आज इसका रिएक्शन आपको आते हुए जरूर दिखेगा ट्रेड में। एक्शन आने वाला है कई सारे और काउंटर्स पर भी। आरसीएफ, कुणाल जी इसके चार्ट्स पर राय दें। थोड़े मिले जुले नतीजे आए हैं, आय ऊपर गई है पर कामकाजी तौर पर थोड़ी वीकनेस दिखी थी सर। देखिए, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है काफी अरसे से दीपांशु, और ये जो कंसोलिडेशन है ये लगभग 87 ऊपर और नीचे 70 रुपए, तो ये लगभग 20% का कंसोलिडेशन रेंज हमने इसमें देखी है। मुझे लगता है कि कुछ और समय ये स्टॉक इसी दायरे में बिताएगा, तो तुरंत कोई बहुत बड़े उछाल की मुझे उम्मीद नहीं दिखाई देती है और ना ही कोई बड़ी गिरावट की आशंका है। यहां पर एक बड़ा सपोर्ट 77 पर नजर आता है, 77 के नीचे गया तो कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच होल्ड करने की राय है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कहीं और निवेश करें, ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आइए वागले साहब भी तैयार है और वागले साहब से ले ले उनका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है यूपीएल, जो मैंने कल भी बात की थी। मुझे लगता है एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ये निकला है। 771 का क्लोज है और मेरा टारगेट 810 का है, 1 से 2 दिनों का ये व्यू है। उसके लिए 762 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 9 रुपए की रिस्क होगी, 41 रुपए का रिबाउंड होगा, 2 से 3 दिन का टाइम फ्रेम। 762 का स्टॉप लॉस यूपीएल, इस पर करें खरीदारी। पालविया साहब के भी रेडार पर यह काउंटर आपको आते हुए दिखा था। देखते हैं आज ट्रेड में किस तरह का रिएक्शन ये दिखाता है। पालविया साहब, अलेम्बिक फार्मा के बारे में भी बताएं सर। कल तो हमने एक्टिव देखा था, नतीजों के बाद स्टॉक ट्रेड कर रहा था, पर आज खबर आई है यूएसएफडी की तरफ से जो इनकी कारकाहाड़ी की इंजेक्टेबल फैसिलिटी है वहां पर 10 ऑब्जर्वेशन के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया है। हालांकि डेटा इंटेग्रिटी के कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। क्या राय बनती है अलेम्बिक फार्मा के चार्ट पर पालविया साहब? ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक का अभी भी ट्रेंड तो नेगेटिव टेरिटरी में ही है, और अगर हम वीकली डेली चार्ट को एनालाइज करें तो स्टॉक में जरूर एक रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी जब तक ये स्टॉक 820-830 की रेंज को क्रॉस नहीं करता वीकली क्लोजिंग बेसिस के आधार पे, जब तक इसमें स्ट्रेंथ कहीं भी बनते हुए नहीं दिख रही है। स्टॉक में लोअर साइड पे अगर हम देखें तो बात करें तो यहाँ पे 760-770 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है नियर टर्म चार्ट पे। तो हमें लगता है कि स्टॉक में अगर ये पुल बैक आया है तो यहाँ पे जिन्होंने लोअर साइड पे पोजीशन ली वो एग्जिट ले सकते हैं। लोअर साइड पे 760 के आसपास अगर वापस स्टॉक मिलता है तो वहां बाय किया जा सकता है स्टॉक में, क्योंकि काफी समय से ये स्टॉक एक लोअर रेंज पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्ट्रेंथ कहीं भी बनते हुए दिख नहीं रही है इस पे चार्ट पे, तो अभी थोड़ा अवॉइड करें। डाउन साइड में 760 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो वहां पे इसको रिव्यू करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक अलेम्बिक फार्मा की बात है। पर आइए रेट्स भी हो गए सेटल, और अनिल जी जैसी एक्सपेक्टेशन थी सुस्त शुरुआत है सर, भारी गिरावट नहीं है बट करीब 50 अंकों की सुस्ती निफ्टी में दिख रही है। 17,970 के लेवल पर खुलता हुआ बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे बल्कि 48,900 के करीब खुल रहा है 110 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। क्या राय है सर?
दीप वैसे तो मतलब जो खुल रहा है बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं है, 50 पॉइंट जैसा दिख रहा है। तो मेरा ख्याल है 17,900 17,925 पहले इस लेवल तक आने दें, वहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। और उससे पहले अगर 18,025 18,050 की रेंज में आ जाए तो थोड़ा हल्का हो जाए। तो 18,000 से 18,050 की रेंज में थोड़ा हल्का होना है। 17,900 925 के आसपास देखते हैं, वहां पर रुकता है तो पहला एंट्री लेवल वो बनेगा। उसके बाद 17,850 के आसपास का बनता है। तो मेरे लिए जो ब्रॉडली रेंज दिख रही 17,900 18,050 ये 150 पॉइंट की रेंज है। तो इस रेंज के किसी एक सिरे की तरफ बढ़ने दें, फिर डिसाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 1 बैंक निफ्टी 38,900 के आसपास खुला है। कल का लो है 38,775 के आसपास का। वो लो देखते हैं होल्ड होता है नहीं। अगर वो लो टूटता है तो नीचे 38,400 500 तक की रिस्क खुल जाती है। बीच बीच में सपोर्ट है 38,775 है, 38,675 है। तो बैंक निफ्टी तो मुझे खरीदने की कोई जल्दबाजी है ही नहीं। 38,425 525 के पहले खरीदने का कोई मन है ही नहीं। यहां से वो भी 400 पॉइंट नीचे है, तो इसलिए बैंक निफ्टी तो नहीं खरीदना भी होगा तो निफ्टी ही खरीदेंगे। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 39,225 39,300 के आसपास आता है, तो वहां पर थोड़ा हल्का होने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो भी काफी दूर है। तो बैंक निफ्टी वेट एंड वॉच है, खरीदना तो नहीं है। निफ्टी अगर सही लेवल पर आए तो एंट्री करें, और बैंक निफ्टी भी अगर 38,425 525 के आसपास आए तब एंट्री करें। जी दी ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस समय वेट एंड वॉच है। थोड़ा लोअर लेवल्स पर आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं, पर ऊपरी स्तरों पर हल्का भी हो जाए, ये आपके लिए क्लियर राय है। इस समय थोड़ी सुस्त बाजार आपको पिछले कुछ दिनों से दिख ही रहे हैं। सेठी साहब, टाटा स्टील पर क्या राय बनेगी? कल तो थोड़ा कमजोर था स्टॉक, आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और नतीजे भी आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट करें सर? देखिए दीपांशु, इस स्टॉक पर मैं बुलिश रहा हूं। हालांकि कल हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी, जो इंटरनेशनली मेटल के प्राइसेस गिरे, उसके कारण से पूरा मेटल सेक्टर ही दबाव में था, और खास करके स्टील वाले स्टॉक्स। बट आज मुझे लगता है ये स्टॉक पे इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज एक तो आज इंटरनेशनली भी जो मेटल्स के प्राइसेस है वहां पे थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। बाकी नतीजे इस क्वार्टर के बहुत ही अच्छे जबरदस्त नतीजे होने चाहिए टाटा स्टील का, खास करके इनका जो यूरोपियन ऑपरेशंस है वहां से एबिटा मार्जिन्स मुझे लगता है बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है आज इस स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस रखें 1270 रुपए का। बाकी हो सकता है ड्यूरिंग द डे वी कुड सी लेवल्स ऑफ 1360 1370 ऑन द स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील। आज आने वाले नतीजे पोस्ट मार्केट ही यूजुअली नतीजे आते हैं, तो देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। नतीजे तो अच्छे रहेंगे, स्टॉक्स थोड़े जरूर कूल ऑफ हुए हैं कमोडिटी वाले, क्योंकि हमने देखा है मेटल प्राइसेस थोड़े रिसेंटली कूल ऑफ हुए हैं। पर आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है, काफी सारे कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं। एक दो काउंटर्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उस पर करते हैं चर्चा। सुमित जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इसके चार्ट पर रहा है क्योंकि लगातार एक्शन में रहा है। अनिल जी की भी रिकमेंडेशन थी, वहां के भी सारे टारगेट्स हिट हुए। एचएल पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सर? दीपांशु, अभी तो और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा एचएल के अंदर। कोई भी डिप अगर आता है तो डिप में खरीदारी करना है। स्टॉक का ऊपर में इमीडिएट जो हर्डल है वो है 1390 1400 के आसपास। 1390 1400 का लेवल निकलेगा, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम और बनेगा। और अगर यहां से कोई भी डिप आता है 1330 1340 तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है। ओके, एचएल पर रखेंगे नजर। पालविया साहब, पीरामल एंटरप्राइजेस, इसके नतीजों का भी इंतजार है सर? तो दीपांशु जी, देखिए स्टॉक में पिछले दिनों में काफी अच्छी एक्शन देखने को मिली। अगर हम इसका नियर टर्म सेटअप एनालाइज करें तो ये स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। 2760 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर कोई वॉलेटिलिटी मिलती है, अगर उसके आसपास ये स्टॉक मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। हायर साइड पे अगर हम बात करें तो इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ इमीडिएट वो है 2880 के आसपास। जैसे ही ये स्टॉक 2880 को क्रॉस करेगा तो स्टॉक में 2950 2980 तक की अपसाइड बनते हुए दिखेगी। तो बाय करने की सलाह रहेगी। डिप्स में अगर मिलता है 2760 के नजदीक तो वहां पे बाय करें। ओके, तो यह है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस, इसके नतीजों का भी है आज के लिए इंतजार। नतीजे आने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। पेज इंडस्ट्रीज, ये भी एक इंटरेस्टिंग काउंटर है जो थोड़े टाइम से एक्शन में रहा है। एनएमडीसी, इसके नतीजों पर भी नजर है हमारी। सेठी साहब, एनएमडीसी पर कोई राय? क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस में लगातार गिरावट है। ये रिसेंट प्राइस रिवीजन टाइमलाइन में एनएमडीसी ने भी आयरन ओर के प्राइस में कुछ बदलाव नहीं किया, यहां पर क्या राय है सर? देखिए दीपांशु, इस क्वार्टर के नतीजे तो एनएमडीसी के भी अच्छे आने चाहिए। बाकी एनएमडीसी में जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है उनको तो इन लेवल्स पे होल्ड ही करने की सलाह है, या खरीदारी भी की जा सकती है। इसमें एक आगे ट्रिगर भी है कि इनका जो स्टील प्लांट है उसका डीमर्जर भी आ सकता है, जिससे अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग की भी उम्मीद है। बाकी आयरन ओर के प्राइसेस डेफिनेटली कम हुए हैं, और जिस तरह से चाइना में स्टील के प्रोडक्शन पे कर्व लगा है उसका भी एक असर देखा जा रहा है।
तो ऑल इन ऑल नतीजे आज जो आने वाले हैं वो तो क्वार्टरली अच्छे रहेंगे, बाकी बाजार ने ऑलमोस्ट फैक्टरिंग किया हुआ है उन नतीजों को, बट स्टॉक अपने हाइट से काफी पिटा हुआ है, तो इन लेवल्स पे होल्ड करें या फिर खरीदारी करें अगर आपका 3 से 6 महीने का नजरिया है। ओके, तो ये है आपके लिए NMDC जहां पर रखनी है नजर। एक क्विक कॉल सुमित जी, जोमैटो पर भी इसके नतीजे पर आए हैं और ब्रोकरेजेस भी काफी पॉजिटिव हैं इस पर। दिपांशु, जोमेटो देखिए बढ़िया तो लग रहा है चार्ट्स के ऊपर, 150 का इसका इमीडिएट टारगेट होगा, 150 का लेवल निकलता है और क्लोजिंग बेसिस पे टूटता है, तब फिर जोमेटो के अंदर फ्रेश मोमेंटम बनेगा और फिर 170 के लेवल भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल एक रेंज पकड़ के चलें, 135 के आसपास अगर बाय करते हैं तो 150 का टारगेट होगा और 125 का और 128 का नीचे में सपोर्ट है, तो 125 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक जोमेटो में लॉन्ग होल्ड करना है 150 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए जोमैटो जहां पर आपको रखनी है नजर। अनिल जी, इंटरेस्टिंग डे होगा और नतीजों पर भी काफी सारे स्टॉक्स रिएक्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, तो तैयारी है उसकी और अब पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में है। फिलहाल 50 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी और 110 अंक नीचे खुलने के संकेत दे रहा है आपके लिए बैंक निफ्टी। सेंसेक्स 60 अंक नीचे खुलेगा, ये आपको समझ में आएगा पहली टिक पर आज बाजार के लिहाज से। देखते हैं कहां से शुरुआत होती है, कौन से स्टॉक्स हैं जो आज कमजोरी की तरफ प्रदर्शन करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो शुरुआत हुई है 65 अंक नीचे से निफ्टी पर, 70 अंक नीचे होता हुआ निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी कल के लोज के नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। 250 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में दिखेगा और 225 अंक नीचे सेंसेक्स दिखेगा। तो निफ्टी लगभग 75 पॉइंट नीचे है, 17,950 के भी नीचे आता हुआ दिख रहा है। 17,900-925 पहला सपोर्ट जोन है, उसकी तरफ बढ़ता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों रेस लगा रहे हैं गिरने के मामले में, 250 पॉइंट लगभग नेक टू नेक दोनों चलते हुए दिख रहे हैं। कहां पर है एक्शन वो देख लीजिए। टाटा स्टील नतीजों से पहले 1% मजबूत खुलता हुआ, आज यूपीएल पर सबकी खरीदारी की राय 0.5% की मजबूत, और टाटा मोटर्स में भी थोड़ी तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही। तो 3 स्टॉक हैं जो आपको दिखेंगे हरे निशान में। कमजोर क्या है, आईओसी 3.5% नीचे, टेक महिंद्रा 1.5% नीचे, विप्रो में थोड़ी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग टेक महिंद्रा विप्रो जैसे आईटी स्टॉक्स में आपको दिखेगी। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई में दिख रही है और इनकी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा आपको नीचे नजर आएगा। वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स यहां पर आपको एक्शन में दिख रहे हैं, यहां पर भी नजर डाल लिया जाए। तो वायदा कारोबार में जहां स्टॉक्स कम मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, पहले वो देख लें। नवीन फ्लोरिन 2.5% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। अच्छे नतीजों के दम पर पीडीलाइट में 2.5% के उछाल के साथ शुरुआत हुई है। कल की गिरावट से उभरता हुआ फर्स्ट सोर्स 2% मजबूत, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको दिखेगी तेजी। कमजोर क्या है वो भी देख लिया जाए कि कौन से स्टॉक्स है जहां से दबाव बनता हुआ दिख रहा है। एलिमिक फार्मा, यहां पर जो खबरें आई है यूएसएफडीए की तरफ से, उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। 3.5% का नुकसान, टॉप लूजर है इस वक्त। ओबेरो रियल्टी में 2.5% का नुकसान है। इंडियन होटल्स 2% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। मेट्रोपोलिस में 2% का नुकसान है। स्टार स्ट्राइड्स फार्मा यहां पर 1.5% 2.5% की कमजोरी है। बर्जर पेंट्स नतीजे के बाद 1.5% कमजोर खुलता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो नुकसान में दिखेंगे। बाजार स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 17,925 के आसपास सपोर्ट लिया, 17,932 का लो बनाकर वहां से 20 पॉइंट रिकवर किया है निफ्टी। बैंक निफ्टी 38,731 का लो बनाकर अब 38,800 के आसपास, कल के लोज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो हल्के नुकसान के साथ निफ्टी है, हल्के नुकसान के साथ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी है। लगभग 0.5% से लेकर 1/3% की कमजोरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दीप बताइए कहां है आपकी नजर। कुछ नतीजों के रिएक्शंस पर देख लेते हैं सर। जोमैटो, धामपुर यहां पर कमजोर नतीजे आपको आते हुए दिखे थे। इक्विटास होल्डिंग्स, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्प है, साथ ही ग्लेनमार्क लाइफ और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मैक्स इंडिया, मॉइल नतीजों के साथ बायबैक पर भी रिएक्शन, मॉन्टे कार्लो, ऑयल इंडिया यहां पर भी एक्शन आते हुए दिखेगा, आरसीएफ, एफएल इंडिया और आरवीएनएल, साथ ही गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, विनती ऑर्गेनिक्स, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, हमारा नाक का स्टॉक, जमुना ऑटो, थर्मैक्स, टिमकन इंडिया, ये भी नतीजों पर रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको। नारायण हृदयालय बढ़िया एक्शन है, 2 दिन पहले भी ये मूव कर रहा था, आज 8% ऊपर नजर रखिएगा इस काउंटर पे। अब बजाज हिंदुस्तान ने खरीदारी, क्रिसिल यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन 4% ऊपर आपको आते हुए दिखेगा। केपीआईटी टेक यहां पर भी 2-2.5% की तेजी है। नोवार्टिस इंडिया आज मोमेंटम में आ रहा है, साथ ही लक्स इंडस्ट्रीज, एस्टर डीएम हेल्थकेयर, एक और हॉस्पिटल स्टॉक जहां पर मूवमेंट दिख रहा है, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, यहां पर भी आप एक्शन बनते हुए देखेंगे। ग्राइंडवेल लॉटरी, केईसी और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको खरीदारी बनती हुई दिख रही है। बिरला कॉर्प 5.5% का प्रेशर बनते हुए दिखेगा। जीटीएनडी नतीजों के बाद ये भी 4% सुस्त दिख रहा है इस समय।
गिरावट आपको आती हुई दिख रही है इक्विटास पर, केएसबी यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन 2-2.5% नीचे। एसएच केलकर 2 दिनों की तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रहा है 2-2.5%, ऐसी कोई ज्यादा गिरावट नहीं है। एलेंबिक लिमिटेड में प्रेशर है, मार्क्सन्स फार्मा गिरावट दिखाते हुए दिख रहा है। एचईजी कल के 9% के ब्रेकआउट के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली इसमें भी दिख रही है। सुंदरम फास्टनर्स, आरसीएफ, वंडरला हॉलिडेज, विंध्या टेली, मिंदा इंडस्ट्रीज, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको गिरावट दिखेगी। तो अनिल जी, ज्यादातर नतीजों का रिएक्शन है, बट हॉस्पिटल स्टॉक्स पर रखिए नजर सर, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। किम्स के नतीजे आए थे, नारायण हृदयालय, एस्टर डीएम हेल्थ केयर और अपोलो हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे काउंटर्स बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं सर। बिल्कुल दीप, तो यहाँ पर अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है आपके लिए हॉस्पिटल स्टॉक्स में। और इसी से करते हैं शुरुआत अपोलो हॉस्पिटल। पालिया साहब जरा देखिए इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े। कल 4500 के ऊपर निकलकर टिकने की कोशिश की, आज 4600 के ऊपर निकलकर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, कंटिन्यूटी बनी हुई है इसमें ट्रेंड की। 3 दिन से देखें तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी हुई है और आज भी ओपनिंग के बाद से जो एक्शन बन रहा है, हमें लगता है स्टॉक को बिल्कुल बाय करना चाहिए। 4670 ये टारगेट हमें लगता है ड्यूरिंग द डे आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से फ्यूचर के स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 4585 के, टारगेट होगा 4670 का। तो यह है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स, बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। एचडीएफसी बैंक 10 लाख शेयर्स के कई सौदे आपको एचडीएफसी बैंक पर होते हुए दिख रहे हैं, तो नजर रखिएगा उस चार्ट पर भी। कल की गिरावट के बाद फर्स्ट सोर्स बाउंस बैक कर रहा है। नवीन फ्लोरिन में एक अच्छी मूव आ रही है, 3% ऊपर ओपनिंग पर दिख रहा है। वागले साहब, नवीन फ्लोरिन में क्या हो गया सर? लगवा दीजिए। चलिए, तो एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, आपने जब पूछा तभी मेरा हाथ ऊपर निकल रहा था ये कॉल देने के लिए, और आपने सही टाइम पे पूछा। 3630 का करंट भाव है, यहां पर ले ले, थोड़ा सा नीचे आता है 3620, वहां पर ऐड करें। 3600 के नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। पहला टारगेट 3675, दूसरा टारगेट 3690, और ये दोनों मुझे लगता है आज के दिन में आने चाहिए। ओके, तो 3675, 3690 के टारगेट्स के लिए नवीन फ्लोरिन यहां पर करके चलें खरीदारी। केमिकल स्पेस पिछले काफी समय से कमजोर है, तो अच्छा लग रहा है कि एक स्टॉक वहां से मूव करते दिख रहा है, पर कितनी सस्टेनेबल है ये देखना जरूरी है। वागले साहब को करीब 3700 के मोमेंटम इसमें आते हुए दिख रहा है। टाइटन में अच्छी खरीदारी हो रही है, नजर रखिए इस पर। टाटा मोटर्स, जिसके बारे में सेठी साहब भी बात कर रहे थे, अच्छे एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। और टाटा पावर में भी अभी अभी खरीदारी के संकेत आते हुए दिखे हैं। टाटा पावर, किरण जी, आज के लिए ट्रेड दिखता है, कल भी थोड़ा मोमेंटम में दिख रहा था सर ये काउंटर। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है टाटा पावर का, और जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल जाना चाहिए। 234 का स्टॉप लॉस रहेगा, और कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूं, और एक छोटा सा बैरियर है 250 के आसपास, ये एक बार निकल जाए तो एक बहुत बड़ी मोमेंटम आपको टाटा पावर में देखने को मिलेगी। तो चलिए, तो अगर ये मोमेंटम टाटा पावर तोड़ता है तो फिर वहां से बैरियर, अगर टाटा पावर तोड़ता है तो फिर वहां से अच्छा मोमेंटम इसमें आते हुए दिखेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी एक्शन आते हुए दिख रहा है, नजर रखिए इस काउंटर पर। हालांकि अब ये बैन में आ गया है, वायदा कारोबार के 1.5% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय। मूवमेंट आ रहा है वर्लपूल में फिर से। कल भी ये काउंटर थोड़ा एक्शन में था, फिर एंड में कूल ऑफ हो गया, नजर रखिएगा इस पर भी। फर्स्ट सोर्स कल की गिरावट के बाद आज स्टेबल होते हुए दिख रहा है। सुमित जी, कल भारी गिरावट थी, आज स्टेबल होते हुए दिख रहा है। ये फिर से गिरेगा या फिर इन लेवल्स पर स्टेबलाइज होना चाहिए कल की गिरावट के बाद? दीपांशु, एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक के अंदर कल का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ही कल का लो टूटता है तो शायद थोड़ा सा गिरावट और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो 178 नीचे पे सपोर्ट है, 178 का लेवल टूटा तो गिरावट बढ़ेगी। तेजी के लिए थोड़ा वेट करें, 190 का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही इसमें मोमेंटम बनेगा। फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करें। फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करके चलें। ये है फर्स्ट सोर्स पर। थर्मैक्स, जिसके बारे में वरिंदर भी अभी बात कर रहे थे, 8% ऊपर। पालिया साहब, यूजुअली रेडार पर आजकल कम रहता है थर्मैक्स, बट नतीजों के बाद दमदार रिएक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है। चार्ट पर कोई राय सर? तो दीपांशु जी, आज के मूव के बाद स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट तो जरूर किया है। स्टॉक अब अगर 1420 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम और यहाँ से होते हुए दिख सकता है। स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है, हमें लगता है आज 1420 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और टारगेट आना चाहिए इसके करीब 1480 से लेकर 1500 तक के। तो आज का रेंज ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है। 1420 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन बनाई जा सकती है।
ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक थर्मैक्स का सवाल है। मोमेंटम में ये काउंटर भी आपको आते हुए दिख रहा है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, बंसी जी इसकी चार्ट पर भी राय दें। नतीजों का रिएक्शन 3.5% ऊपर सर। देखिए दीपांशु, नतीजों के चलते स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 650 के लेवल्स भी इसने स्टॉक ने तोड़े हैं, बट जब से लिस्टिंग हुई है अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो नई खरीदारी की राय नहीं है। बट जिन्होंने ले रखा है दीपांशु, होल्ड करें, चांसेस हैं 670 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो 670 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें जिनके पास ऑलरेडी है। ओके, तो यह है आपके लिए ग्लेनमार्क। किरण जी, टाइटन गोल्ड के प्राइसेस में भी बड़ा उछाल आया है। वेडिंग सीजन की हाई डिमांड है, नतीजे भी कंपनी के अच्छे रहे। टाइटन पर क्या करना है? 2% ऊपर सर। टाइटन में भी बाय करके चलना चाहिए दीप। अच्छा चार्ट पैटर्न है। पिछले 2.5-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस आज बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम से मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ओआई भी अच्छा खासा बढ़ता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि अभी 25-10 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। 2600 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। और दीप, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजवाइए, एक अच्छा खासा कॉल देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। दीप, बाय करके चलना चाहिए वो है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में भी एनबीएफसी में बहुत अच्छा और सबसे बढ़िया स्टॉक मुथूट के बाद चोला ही देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि चोला फाइनेंस में ही बाय करके चलना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस लगभग 652 के आसपास रहेगा। 660 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है और जो पैटर्न है बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो अभी ऑल टाइम हाईज यानी 52 ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। आपका टारगेट आज के लिए 675 पहला रहेगा, 680 का दूसरा रहेगा। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में भी बेहतरीन बैठ रहा है चोला फाइनेंस। ओके, तो 675 680 के टारगेट के लिए चोला फाइनेंस पर करनी है आपको खरीदारी। किरण जी की तरफ से यहां पर आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। रेंज में ही है। इंडेक्स पर कल की तरह आज भी ज्यादातर एक्शन आपको स्टॉक स्पेसिफिक दिखेगा। अभी 17,750 के थोड़ा नीचे निफ्टी भी आते हुए दिखाए। हल्की सी गिरावट थोड़ी और बड़ी है, यहां पर करीब 80 पॉइंट्स की वीकनेस आती हुई दिख रही है। बट नजर रखते हैं किस तरह का यहां पर एक्शन बनेगा। चोला इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ ऊपर आते हुए दिख रहा है। वर्लपूल एक और काउंटर कल भी मोमेंटम में आया, फिसल गया, अब आने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं यहां से थोड़ी और अगर मोमेंटम पकड़ता है तो फिर यहां पर क्या राय बनती है। एमसीएक्स कल एक्शन में था, आज थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है एमसीएक्स का काउंटर। पालविया साहब, एमसीएक्स वापस एंट्री के लेवल दे रहा है। कल 5-5.5% की तेजी हमारी एक्सक्लूसिव खबर के बाद आई थी। आज ये जो कूल ऑफ है ये एंट्री का मौका है या फिर थोड़ा और कूल ऑफ होना देना चाहिए? तो दीपांशु जी देखिए, तो स्टॉक में जो ब्रेकआउट दिया था वो अभी भी इंटैक्ट है नियर टर्म चार्ट पे। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ पे 1880 1875 के आसपास मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की। स्टॉक में अगर ओवरऑल सेटअप तो देखें तो वो पॉजिटिव है। तो ये डिप अगर 1875 के आसपास मिलती है तो बाय करें, वहां पे स्टॉप लॉस रखे करीब 1855 का। अपसाइड के लेवल जो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अब वो रहेंगे करीब 1970 से 1980 की रेंज। ये रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा स्टॉक में, वो रेंज ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में जो अपसाइड के टारगेट बनेंगे वो बनना चाहिए करीब 2050 से लेकर 2100 तक के। ये है आपके लिए लेवल्स इस वक्त। आइए अगला बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, बाजार में खबर है कि अनिल जी गुड़गांव में हैं और आशु मदान जी कुछ प्रॉपर्टी खरीदवा रहे हैं उनको डीएलएफ की। तो डीएलएफ में खरीदारी की राय है। अनिल जी जोक सफा, डीएलएफ के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है लीडिंग इंडिकेटर्स पर। गिरते बाजार में आउट परफॉर्म करने का दमखम रखता है। तो डीएलएफ है चार्ट कॉर्नर पे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पूरा रियल एस्टेट पैक चमक रहा है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी है। लोढ़ा में हमने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कल देखा था, आज भी फॉलो थ्रू बाइंग है। डीएलएफ में एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं और यहां पर इस पैटर्न का पूरी तरह कंप्लीट होने की संभावना दिख रही है। बाय करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस रखें 433 रुपए पर। 433 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ में खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 445 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 452 रुपए का। और डिस्क्लेमर अनिल जी है कि इसमें मेरा निजी निवेश।
बहुत ही बढ़िया बात है। तो अच्छा, डीएलएफ में भी निजी निवेश है, मतलब डीएलएफ में शेयर में या डीएलएफ की प्रॉपर्टी में या दोनों में? अनिल जी देखिए, प्रॉपर्टी खरीद पाने का तो अभी तक साहस नहीं हुआ अनिल जी। शेयर में निवेश है और वो भी काफी अरसे से है अनिल जी, कई साल हो गए हैं। ओह वाह, क्या बात है। तो चलिए, डीएलएफ में खरीदारी करने की राय 433 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, 445 और 452 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करने की राय बनती हुई दिख रही है। तो स्टॉक बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। आइए, 9:30 बज चुके हैं, तो बजने की तैयारी में, जब तक हम बिगुल बजाएंगे जैन साहब के पास जाएंगे तब तक 9:30 बज भी जाएंगे। तो वक्त है जैन साहब के जेम्स का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सुप्रभात जैन साहब, बताएं आज कौन सा हीरा ढूंढ के लाए? बिल्कुल, नाहर पॉलीफिल्म्स। देखिए, पॉलीफिल्म्स वाले स्टॉक्स गजब कर रहे हैं और आपने भी रेकमेंड किया हुआ है। पॉलीप्लेक्स, यूफ्लेक्स हमने भी रेकमेंड किया हुआ है, मैंने भी जैन साहब के जेम्स में भी दिया और जनरल दूसरे सेगमेंट्स में भी बात की है। और नाहर पॉलीफिल्म्स की भी पहले बात की हुई है और आज भी वापस से लाने का रीजन ये है कि बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के बाद और कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। और फिर जिस तरीके की पेडिग्री है ग्रुप की, कंपनी की, उसके बारे में तो मैं क्या कहूं। जैसे OWM ग्रुप के नाम से ये कंपनी ज्यादा जानी जाती है। नाहर ग्रुप के बहुत सारी दूसरे कंपनीज भी है, जैसे कि मोंटे कार्लो की आज बात हो रही थी। आशीष जी ने आज अपने टॉप पिक पे मोंटे कार्लो को दिया था, तो मोंटे कार्लो भी पहले रेकमेंड किया हुआ मैंने। और पूरा ग्रुप जेएल ओसवाल ग्रुप है, जो कि नाहर एक्सपोर्ट्स से ये कंपनी बेसिकली एक अरेंजमेंट से ये निकली हुई है। और नाहर स्पिनिंग का नाम हम जानते ही हैं, फिर मोंटे कार्लो फैशंस का नाम जानते हैं, और ओसवाल वुलन मिल्स OWM का जो शॉर्ट फॉर्म है। और अब नाहर पॉलीफिल्म्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंडामेंटल्स है, बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। सिर्फ 8 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। अपना प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मल्टीपल देखें तो 316 का बुक वैल्यू और उसके सामने 248-250 की CMP होगी। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत बढ़िया रहे, 20% के नेट प्रॉफिट मार्जिन, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या करें 76% की। तो इस तरीके से इन कंपनियों ने ग्रो किया। ये पर्टिकुलरली इस कंपनी के लिए पूरे पॉलीफिल्म्स जो सेगमेंट है, ये पूरा इंडस्ट्रियल, ये पैकेजिंग जो सेगमेंट है, यही बहुत बढ़िया कर रही है। और मैं इसके अगर रिजल्ट्स की, अगर सितंबर के रिजल्ट्स की बात करूं तो पिछले सितंबर में 16 करोड़ के पैट के सामने इस बार सितंबर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स कंपनी ने दिया हुआ है 23 करोड़। तो पिछले 4 क्वार्टर से अगर देखें तो TTM बेसिस पे 75 करोड़ का पैट और 600 करोड़ की कंपनी है, 75 करोड़ का पैट है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है ये। और 70% का प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग तो है ही है। कुछ अब FIIs भी थोड़ा शेयर होल्डिंग बढ़ाने लगे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं FII DIIs का, बट जो आगाज हुई है इस सितंबर क्वार्टर में उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। रेटिंग्स को मैं देख रहा था तो रिसेंटली जब मैं लास्ट टाइम रेकमेंड किया था जून में, तब रेटिंग्स भी अपग्रेड हुई थी दिसंबर में इनकी, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी एंट्री लिए हैं लास्ट 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स में। तो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले आराम से, और 290 का पहला टारगेट और 320 का, जैसा मैंने कहा कि ऊपर के लेवल्स दिखा के अभी करेक्टेड है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप जब करेक्ट किया तो ये स्टॉक्स भी करेक्ट किए हैं और अच्छा रिजल्ट देने के बाद भी बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया था। तो मुझे लगा कि इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे एंट्री ले। डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत ज्यादा इस स्टॉक में वैसे लगती नहीं है, क्योंकि 250-60 एक जो रेंज है वहां पे कंसोलिडेशन है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को ले इन लेवल्स पे 290 और 300 के टारगेट। ओके, 290 और 320 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है नाहर पॉली, ये है जैन साहब की पसंद। नजर रखे इस काउंटर पर भी एक्शन इस पर आते हुए दिखेगा। थोड़ी गिरावट और निफ्टी में अब 100 पॉइंट्स फिसलकर 17,900 के करीब निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ 38,750 के नीचे बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो जैसा अनिल सर कह रहे थे मॉर्निंग में, थोड़ी ज्यादा कमजोरी बैंक्स में ज्यादा दिख रही है, हालांकि निफ्टी भी उसकी वजह से थोड़ा सुस्त होते हुए आपको दिखेगा और उसी का इंपैक्ट बाजार में भी प्ले आउट हो रहा है। एस्कॉर्ट्स में भारी गिरावट है, बैन लिस्ट में है काउंटर पर, वीकनेस इस समय दिखा रहा है। इंडिया सीमेंट्स, कल भी हमने इसमें गिरावट देखी थी, नतीजे थोड़े निराशाजनक रहे थे और उसका इंपैक्ट आते हुए दिखा। आज थोड़ी और वीकनेस आती हुई दिख रही है। इंडिया सीमेंट के चार्ट पर जरा राय दे सुमित जी, क्या चल रहा है?
दीपांशु देखिए मार्केट्स के अंदर गिरावट आ रही है तो थोड़ा सभी स्टॉक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इंडिया सीमेंट के अंदर थोड़ा सा डिप आ सकता है, कोई ज्यादा फॉल दिखता नहीं है। कोई भी डिप आता है तो इंडिया सीमेंट में खरीदारी करें क्योंकि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर पूरा मजबूत है। तो 200 के आसपास के लेवल अगर देखने को मिलते हैं तो खरीदारी करना है। 210 से 215 तक के लेवल फिर बाउंस में वापस से इंडिया सीमेंट में देखने को मिलेंगे। डिप्स में खरीदारी करनी है, खरीदारी करनी है। डिप अब आ रहा है, मौका भी मिलेगा, बट फिलहाल थोड़ी वीकनेस है बाजार में। टीवीएस मोटर्स इस सब के ऑपोजिट वापस मोमेंटम में आ रहा है। 3 दिनों से एक्शन में है टीवीएस मोटर्स। वागे साहब आज के लिए कोई ट्रेड टीवीएस मोटर्स पर सर? दीपांशु आज के लिए नहीं, लेकिन 1 से 2 दिन के लिए करंट लेवल पे या हल्का सा करेक्टिव मूव आता है 757 758 वहां पर आप ऐड कर सकते हो। और मेरा मानना यह 800 तक जाना चाहिए 1 से 2 दिनों में। आज ही जाएगा, शायद आज भी जा सकता है, लेकिन आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा। 745 का स्टॉप लॉस और बाइंग थोड़ा सा नीचे 755 757 ये रेंज में होना चाहिए। ओके 755 757 के रेंज में नजर रखें इस पर। अपोलो हॉस्पिटल्स तो हम बात कर रहे हैं, बट नारायण हृदयालय में बड़ा ब्रेकआउट है। अब 12% ऊपर है नारायण हृदयालय का काउंटर। पालिया साहब जरा इसके चार्ट पर डालें नजर। नारायण हृदयालय 12% ऊपर इस समय, क्या व्यू है सर? तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में। और अगर आप इसका मंथली चार्ट भी एनालाइज करें तो पिछले 4-5 मंथ का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी मंथली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश जोन में अब यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 680 तक की भी अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे 590 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड के टारगेट 680 690 तक के आते हुए दिख सकते हैं। दीपांशु जी एक बिगुल बचा है तो मैं एक बीटीएसटी कॉल इनिशिएट करता हूँ। बिल्कुल बिगुल, पालविया साहब के लिए बीटीएसटी। बताएं सर। दीपांशु जी बाय करने की सलाह रहेगी बजट प्रिंट में। ये स्टॉक में देखे तो पिछले 3-4 सेशन से एक अच्छी अपमूव बनते हुए दिख रही है और जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से स्टॉक में एक एक्शन देखने को मिल रहा है हमें लगता है बजट प्रिंट को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 784 के आसपास अभी स्टॉक फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है जिस तरीके से इसमें सेटअप बने हुए ये स्टॉक में 800 तक का इमीडिएट टारगेट यहाँ से आते हुए दिख सकता है इंट्राडे बेसिस पे। तो 800-805 के टारगेट के लिए बाय करेंगे बजट प्रिंट। स्टॉप लॉस रखना होगा इसमें करीब 775 के आसपास। तो बजट प्रिंट पे बाय करने की सलाह है। 775 का स्टॉप लॉस रखें। बर्जर पेंट्स इस पर करनी है खरीदारी आपको। टिमकेन इंडिया वरिंदर रिजल्ट एक्सरे में भी बात कर रहे थे कि अच्छे नतीजे हैं और कुछ ना कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। कुणाल जी ऊपर से थोड़ा फिसला है बट 4% की गेन टिमकेन इंडिया में, यहां पर कोई मौका दिखता है सर? देखिए बहुत ही जबरदस्त काउंटर है दीपांशु, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए उतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन अगर आप निवेशित रहेंगे तो ये जितने बेरिंग स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा आज बंसल साहब कर रहे थे सवेरे, इन सभी स्टॉक्स में मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। लगातार ये बाजार को आउट परफॉर्म करते रहे हैं तो बेरिंग स्टॉक्स में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए। टिमकेन में और ऊपर के लेवल्स में देख रहा हूं और मुझे लगता है 2000 के ऊपर भी ये स्टॉक जाएगा। और इसमें भी डिस्क्लेमर ये है दीपांशु की इन सभी बेरिंग स्टॉक्स में मेरा निजी निवेश। बिल्कुल, तो बेरिंग स्टॉक्स पर रखिए नजर। कुणाल जी का निवेश भी है और नतीजे भी दमदार इस स्पेस पर आते हुए दिखे हैं। आज चुनिंदा मेटल काउंटर्स पर रखिए नजर क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक बड़ा रिबाउंड हमने ग्लोबली आते हुए देखा है और वेदांता पर भी अभी अभी एक थोड़ा सा मोमेंटम बनते हुए दिखा है, मूवमेंट दिखा रहा है। किरण जी वेदांता का चार्ट देखें, अभी निचले स्तरों से थोड़ा एक्टिविटी आती हुई दिखी है वेदांता में। क्या लगता है सर चार्ट को देखकर? पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। मार्केट में गिरावट के अंदर इस स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। 320 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और 330 एक छोटा सा पहला बैरियर रहेगा जो कि टारगेट मान के चलना चाहिए। पर एक बार 330 निकल जाए तो फिर थोड़ा सा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो 330 के ऊपर थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो 330 के ऊपर अग्रेसिव होना है, 320 पर अच्छा सपोर्ट है। तो इस रेंज के बाहर अगर निकलता है वेदांता तो एक्शन में आएगा। पर नजर रखिए जिस तरह से एल्यूमिनियम प्राइसेस के मूव आ रहे हैं ग्लोबली, शायद उसका थोड़ा पॉजिटिव रब ऑफ वेदांता पर भी आपको आते हुए दिख सकता है। बाटा इंडिया पर एक्शन आ रहा है। सुमित जी बाटा इंडिया का चार्ट देखें, अभी अभी एक मूव भी आती हुई दिखी है। बाटा इंडिया पर कोई राय?
होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बाटा का चार्ट मेरे को बहुत स्ट्रांग लगता है और लास्ट हफ्ते मैंने कहा भी था कि बाटा में नहीं होगा घाटा। स्टॉक देखिए आप उस दिन से कंटिन्यूअसली ऊपर चल रहा है और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। 2200 का लेवल टूटा है, 2200 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे बाटा में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 2250 तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। जो आपका फॉर्मूला है सुमित जी, उसके हिसाब से मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि बाटा में नहीं होगा घाटा, तो फिर इस हिसाब से तो टाटा के किसी भी स्टॉक में कभी भी घाटा नहीं होगा? कभी भी नहीं अनिल जी। टाइमिंग, ये टाइमिंग के अंदर टाटा के अंदर भी बोला हुआ है कि टाटा को टाटा नहीं करना है। आप देखिए टाटा के सारे स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, तो थोड़ा सा अनिल जी टाइमिंग वाला सिनेरियो है इसके अंदर। ये टाइम टाटा और बाटा। तो टाटा बाय बाय नहीं करना है, टाटा को बाय बाय करना है, खरीदारी करनी है। ये है राय आपके लिए इस वक्त सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए नतीजे आने वाले हैं, नतीजे तैयार है। मेटल शेयरों में के भी अच्छे खासे नतीजे आने की तैयारी में आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए पहले किसके बताएंगे नतीजे, टाटा स्टील के या एनएमडीसी के? सर पहले टाटा स्टील के नतीजे जान लेते हैं क्योंकि बहुत शानदार और बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले देखिए बाजार मान रहा है कि इनकी जो आय है यहाँ पर आपको करीब 62% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और खास बात इस बार नतीजों में ये रहेगा कि इनकी भारतीय इकाई हो या यूरोपियन इकाई, दोनों में आप देखिए टर्न अराउंड प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इनका जो कामकाजी मुनाफा यानी जिसे हम एबिटा कहते हैं, इसमें 232% की ग्रोथ नजर आएगी। 6,110 करोड़ से सीधा बढ़कर 20,330 करोड़ के आसपास का जो आंकड़ा है वो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। 16% से बढ़कर मार्जिन हो जाएंगे 34%। मुनाफे में काफी दमदार 750% का उछाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कोरस का एबिटा प्रति टन आप देखिए $27 से बढ़कर सीधा 250। और भारतीय इकाई में भी अगर आप देखें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों आधार पर एबिटा प्रति टन में बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। तो हर लिहाज से नतीजे जो आएंगे काफी शानदार देखने को मिलेंगे। ओके, तो यह है आपके लिए टाटा स्टील, जहां पर आपको रखनी है नजर। बल्कि मोमेंटम भी पकड़ते हुए दिख रहा है टाटा स्टील थोड़ा थोड़ा। इस समय 1304 के करीब इसकी ओपनिंग हुई थी, अब 1311 1312 के लेवल्स पर आपको टाटा स्टील आते हुए दिखा है। तो देखते हैं कि यहां से टाटा स्टील रफ्तार पकड़ता है कि नहीं। बट मेटल्स पर आज एक हल्के बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ग्लोबली बेस मेटल के प्राइसेस में आप थोड़ा रिबाउंड भी देख रहे हैं। 1311 के लेवल पर फिलहाल टाटा स्टील आपको आते हुए दिखा है। एक और काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। बंसल जी पोजिशनली तो सभी के रेडार पर है और पॉजिटिव व्यू भी है। ट्रेड के हिसाब से आज कोई मौका है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर 188 का लेवल? देखिए दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इस स्टॉक को हमने रिसेंटली अराउंड 151 152 के अराउंड 10 की कमाई में भी रिकमेंड करा था। और सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से बात करें दीपांशु, तो 184 184 का स्टॉप लॉस बैठता है, होल्ड है, बाय है 184 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 192 193 जोन बैठता है और दूसरा टारगेट 197 198 वाला जोन बैठता है। ओके, तो यह है आपके लिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, नजर रखिए इस पर। आइए एक और बिगुल पालविया साहब के लिए बीटीएसटी का। बताएं पालविया साहब। दीपांशु जी, केमिकल स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसमें दीपक नाइट्राइट यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद जिस तरीके से रिकवरी बन रही है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। 2400 की स्ट्राइक एट द मनी का ऑलमोस्ट कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 90-92 के आसपास। ये स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी बनी, हमें लगता है ड्यूरिंग द डे दीपक नाइट्राइट 2440 2460 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ से 108 रुपए से 114 रुपए तक के करंट लेवल से। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे इस ऑप्शन को बाय करने का 82 रुपीस का। तो 2400 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है 108 से 114 के टारगेट के लिए 82 के स्टॉप लॉस से। 108 114 के टारगेट के लिए और 82 का है स्टॉप लॉस। खरीदारी करें दीपक नाइट्राइट पर। कैश का ऑप्शन स्वागत करते हैं जय ठक्कर का। बताएं जय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू अनिल जी।
दीप, निफ्टी मुझे अभी भी साइडवेज लग रहा है, हेंस मैं उसको अवॉइड करना चाहूंगा, स्टॉक ऑप्शन देना चाहूंगा। यहाँ पे टीवीएस मोटर का 770 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 21 रुपए 20 पैसे में मिल रहा है। 21.20 का रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू मुझे काफी पसंद है। ऑन द डाउन साइड आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो 15.90 का, 15 रुपए 90 पैसे का, 21 रुपए 20 पैसे पे खरीदना है दीप इसको। 28 रुपए का पहला टारगेट, 32 रुपए का सेकंड टारगेट, 28 एंड 32 ये दो टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। आई थिंक टीवीएस मोटर्स में जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है, दिस स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 800 प्लस लेवल्स। 800 के ऊपर जाता है तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू 30 के ऊपर हो जाती है। हेंस हमने ये टारगेट्स दिए 28 एंड 32 के। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीप, जहां तक निफ्टी का सवाल है, ये 17,900 और 18,000 ये रेंज में आज एक्सपायरी देखने मिल सकती है। अगर बड़ा कोई मूव देखना है तो 17,900 के लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो हमें एक क्लियर डाउन साइड देखने मिलेगी। 17,900 के नीचे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फिसल सकता है बाद में भी लगभग 17,700 तक और 200 पॉइंट की गिरावट आजकल में देखने मिल सकती है। अगर 17,900 के नीचे आर्मी क्लोज भी देखने मिलता है। फेलिंग टू अगर बाउंस बैक आता है लेवल से, देन फ्रेश ट्रेड तो 18,000 के ऊपर ही बनेगा, बिकॉज वहां पे क्लियर कट हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। सो कॉल राइटिंग हाई लेवल्स पर अच्छी खासी देखने मिल रही है। एक मात्र सपोर्ट है अभी इमीडिएट बेसिस पर, वो 17,900 का थी, वहां आता है 17,900 के आसपास तो खरीद कर चल सकते हैं। अदरवाइज वन कैन अवॉइड, ये रेंज में है थोड़ा बहुत। तो ये हाल है आपके लिए निफ्टी का 17,900, ये आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के लिहाज से। ये होल्ड हुआ तो 17,900 18,000 की रेंज में हो सकती है। एक्सपायरी 17,900 925 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर। लेकिन जय, बैंक निफ्टी का हाल तो खराब है जब से आपने छोड़ा इसे। बिल्कुल अनिल जी, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली हमें एक इसमें सेलिंग देखने मिल रही है और मुझे एज ऑफ नाउ अभी भी एनर्जी कोई इमीडिएट बेसिस पे बड़ा रिवर्सल देखने नहीं मिल रहा है। हालांकि एक चीज मैं बताऊंगा कि 38,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वेरी क्रूशियल लेवल है। अगर वो टिक जाता है एनर्जी तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक की उम्मीद बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, जैसे 17,900 निफ्टी पर है। और 38,500 के नीचे एनर्जी आई थिंक निफ्टी में जैसे 200 पॉइंट की गिरावट देखने मिल सकती है इमीडिएटली, ऐसे बैंक निफ्टी में लगभग 700-800 पॉइंट की गिरावट देखने मिलेगी 38,500 के नीचे। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी राय इस वक्त आती हुई आपके लिए जय की तरफ से। लेकिन इस वक्त कैश का ऑप्शन आपको टीवीएस मोटर्स का 770 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है, ये है आपके लिए। आइए अब मुलाकात करते हैं बसीन साहब से। वक्त हो चुका है 9:45, बसीन साहब से मुलाकात का वक्त। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बसीन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपके कल वाला क्लोजिंग वाले शो में मैं था नहीं तो शायद मैं आपके कॉल्स मिस भी कर गया, तो एक बार जरा अपडेट भी दें, आउटलुक भी दें और उसके बाद लेते हैं आपसे फ्रेश कॉल्स। बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो कल मैंने कहा था कॉन्ट्रेरियन बनिए, 2 दिन से मैं आपसे मेटल में बिकवाली करा रहा था। कल मैंने कहा था टाटा स्टील के नंबर जबरदस्त आएंगे, तो मैंने रेकमेंड किया था जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील सब लेने के लिए एज अ बास्केट मैंने कहा था मेटल्स, और मैंने वही हिंडाल को। तो देखिए आपके सामने बंधन बैंक और आरबीएल बैंक आर ऑन अ न्यू ट्रेजेक्ट्री, और मैं अभी भी दावे से कहता हूं मिड कैप बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। ये टाइम, ये अनसर्टेनिटी है जो बॉन्ड यील्ड का, ये सब धीरे धीरे प्राइस इन हो जाएगी। मगर मैं ऑल्टरनेट एज अ कॉन्ट्रेरियन बैंक्स में थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और वो भी मिड कैप बैंक्स। तो अब मेरे पे दोनों बाइज हैं, दोनों गोल्ड रिलेटेड ही हैं। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताएं सर। तो मुथूट मन्नापुरम टाइप्स? हाँ, मणिपुरम नहीं सर, टाइटन। और पहले मैं अपडेट दे दूं सर कि मैंने आईडीएफसी फर्स्ट कहा था, जैसे आपने आरबीएल और आपने बंधन देखा है, ऐसे ही आपको आईडीएफसी में भी चाल आएगी, क्योंकि अब पेरेंट ने कह दिया कि यार उनकी जो डाइवेस्टमेंट पीरियड है 5 साल होल्डिंग का, वो खत्म हो गया है। मुझे तो ये 65 का भाव दिखता है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 56.57 का टारगेट दिया है। आज का पहला पिक है सर टाइटन, 2530 में लीजिए। अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट प्लेयर ऑन हाई राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। 2470 का स्टॉप लॉस, 2600 का टारगेट। और दूसरा जो बिगेस्ट लेंडर बैंक्स में है फेडरल बैंक, 100 रुपए 8 आने 101 में लीजिए, 99 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट। फेडरल बैंक अनक्वेश्चनेबली विल बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ गोल्ड लेंडिंग, और उसका जो बुक है इट इज एक्सपेंडिंग वेरी फास्ट इन दैट बोथ दो सेगमेंट्स। मेटल्स में आपके पास मैंने आउटलुक दिया है, गिवन द वॉलेटिलिटी, जहां भी आपको 2-2.5% का स्प्रेड मिले, जैसे जिंदल में है, जेएसडब्ल्यू में है, तो और टाटा स्टील में आप प्रॉफिट बुक कीजिए, क्योंकि अनिल जी आज टाटा स्टील के नंबर भी हैं।
बहुत ही बढ़िया सर, शानदार। मेटल्स में खरीदारी होती दिख रही है, कल आपने कहा ही है, और आज भी मेटल्स में खरीदारी है। टाटा इस नंबर आएंगे दमदार। टाइटन खरीदारी करने की राय है, और उससे भी बढ़िया बात ये लगी फेडरल बैंक खरीदने की राय। और भसीन साहब ने जो कहा 100 रुपए 8 आने में लिए, बड़े दिनों बाद ये शब्द सुनने को मिला 8 आना। ऐसा लगा मतलब मैं फ्लैशबैक में चला गया। बाल दिवस आ रहा है 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे, ऐसा लग रहा है बचपन में लौट चुके। तो बड़े जमाने बाद मेरे और भसीन साहब के जमाने का शब्द है 8 आना। तो 100 रुपए 8 आने में खरीदिए फेडरल बैंक, और लगाइए स्टॉप लॉस 99 का 105 के टारगेट के लिए। तो 2 बेहतरीन पिक्स भसीन साहब की तरफ से खरीदारी किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोपहर में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स और साथ ही अपडेट भी। बाजार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है इन लेवल्स के आसपास जहां पर अभी हम हैं 17,900 के लेवल से, वहां से रिकवरी की कोशिश बनती हुई दिख रही है। थोड़ी कोशिश होती दिख रही है बाजार में, और इस कोशिश में हल्का फुल्का योगदान कुछ बैंक्स का आ रहा है, हल्का फुल्का योगदान कुछ आपके लिए आता दिख रहा है मेटल शेयरों की तरफ से भी। जी दी बिल्कुल सर, तो जबरदस्त एक्शन इसमें आपको आते हुए दिख रहा है। नजर रखते हैं बाजार में अच्छी रिकवरी आपको दिख रही है। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीपक, अच्छे सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक है और सपोर्ट के आसपास बाय करने की सलाह है। फेडरल बैंक, रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। और इस गिरावट में बैंकिंग स्टॉक्स में काफी बैंकिंग स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया, ये कम से कम गिरा है, तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस फेडरल बैंक में देखने को मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए नीचे रहेगा 100 रुपए के आसपास, तो 99.80 का आप स्टॉप लॉस रखिए। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं पहले छोटा सा बैरियर 105 का है, पर ये निकल जाएगा, और ये निकलने के बाद 111 के टारगेट्स आपको 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेंगे। तो आपको 2 ट्रेडिंग सेशंस का व्यू लेना है फेडरल बैंक में, और ऑप्शंस के जरिए भी कर सकते हैं। आपको बाय करना है 102 रुपए का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 4 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है ये बाय करके चले, आपका स्टॉक बहुत ही नजदीक है 3 रुपए 80 पैसे, यानी 50 पैसे का रिस्क है। और रिवॉर्ड्स के लिए मैं मानता हूं 4 से ये टारगेट लगभग 7 रुपए से लेके 7.5 रुपए आपको मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में और परसेंटेज के तरफ से आपको फेडरल बैंक में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी ऑप्शन के जरिए। ओके, फेडरल बैंक किरण जी कितने में खरीदना है? 3 अभी बढ़ गया जी, 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, सॉरी 4 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, 50 पैसे भी बाय करता है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए 80 पैसे, और टारगेट्स के लिए 7 से लेके 7.5 8 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। अरे नहीं जी, अरे नहीं किरण जी, वो तो 101 रुपए 8 आना चल रहा था, इसलिए मैंने पूछा था कि वहीं पर आपने ऑप्शंस के लेवल बता दिए। ऑप्शंस का तो मैंने नोट कर लिया, मेरे को खाली वो आपसे 8 आना सुनना था जो आपने बोला नहीं। कोई बात नहीं, चलते हैं कुणाल जी और राकेश जी के पास, वक्त है उनके चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है L&T, बिल्कुल भी मार्केट की वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नए हाइस पर स्टॉक है। और जो आप ये जो आज के 2000 कल के 2000 होते हैं, तो 2000 से पहले स्टॉक रुकेगा नहीं। पहला टारगेट ये 2000 का बैठता है। अगर कुणाल जी ने 2000 से कम का पहला टारगेट दिया तो टारगेट के साथ नाइंसाफी होगी। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है अनिल जी, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर अनिल जी, ये स्टॉक आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा, बिल्कुल आपके बर्थ ईयर के आसपास फिलहाल चल रहा है, और इसके वर्तमान में आएगा अनिल जी तो 2021 टारगेट होगा, जो कि आज का अभी का समय है। तो अनिल जी, इसमें हमें 40 से 50 रुपए की तेजी दिख रही है, इन स्तरों पर बाय करके चलना है। L&T को स्टॉप लॉस रखे 1960 पर, 2021 टारगेट हो। ओके, मेरे बर्थ ईयर के भाव के आसपास खरीदे 1970 के आसपास। कुणाल जी के बर्थ ईयर के आसपास लगाए स्टॉप लॉस 1960 का। कुणाल जी, सही है कि गलत है स्टॉप लॉस? अनिल जी बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत राउंडिंग एरर है अनिल जी, अदरवाइज ठीक है। ओके, राउंडिंग 1960, चलो राउंड फिगर में 1950 कर लेते हैं। ठीक है, 1950 का लगाए स्टॉप लॉस, टारगेट बनाए
2021 के आसपास के। वैसे 1972-73 चल रहा है, थोड़ा और बढ़ता जाए तो मेरा साल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। 73 3 साल तो कम हुए, चलिए। तो 1973-1972 के आसपास खरीदिए, 1960 का स्टॉप लॉस और टारगेट बनेगा 2020 के आसपास का। ये राय कुणाल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती दिख रही है और वो है फिनोलेक्स केबल्स को लेकर थोड़ी देर में ये खबर आती थी कि रूम हीटर्स के कारोबार में भी ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। दीप, एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आया और इस स्टॉक को में जो एक्शन दिख रहा है वो है मोंटे कार्लो, 20% ऊपर है। मुझे खुशी भी है और मुझे थोड़ी तकलीफ भी है। खुशी इस बात की कि हमने सही टाइम पर इसे एसआईपी स्टॉक में रिकमेंड किया था, वहां से स्टॉक में जबरदस्त एक्शन दिखा। और दुख इस बात का कि इस बार दिवाली पिक के तौर पर इसे भी कंसिडर किया था, लेकिन स्टॉक एक्चुअली उन्हीं दिनों में काफी बढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि टेक्सटाइल स्टॉक पे हम बुलिश तो है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे, अगर थोड़ा नीचे आया तो सही लेवल पर रिकमेंड करने का मौका मिला, तो वो हुआ नहीं और ये स्टॉक भागता चला गया। तो इस बार जो जबरदस्त सर्दी पड़ने की संभावना है, जो मैं दिल्ली में थोड़ी सी दिल्ली के आसपास महसूस भी कर रहा हूं, तो लगता है मोंटे कार्लो जैसे शेयरों के लिए अच्छा समय है। 20% का ऊपरी सर्किट इस वक्त आपको नजर आएगा। गजब का एक्शन इस स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है। अब क्या चार्ट चेक ली जाए तो ऑलरेडी 20% ऊपर है ही है, बढ़ेगा मजबूती के साथ, ये साफ नजर आ रहा है। तो ये एक और स्टॉक है दीप जो कमाल करता हुआ दिख रहा है। जी 13 अक्टूबर अनिल जी पिछले साल मालामाल वीकली का स्टॉक था 190 के लेवल पर, इस पर आपने बात करी थी, तो वहां से देख लीजिए सर, दमदार रिटर्न्स मोंटे कार्लो के आते हुए दिख रहे हैं। मालामाल वीकली स्टॉक था ये हमारा 13 अक्टूबर पिछले साल जब इसको रेकमेंड किया गया था। 20% का सर्किट आज नतीजे, और क्योंकि विंटर सीजन भी आ गया है, अनिल जी भी पूरा ग्राउंड चेक, चैनल चेक ले रहे हैं नेशनल कैपिटल के आसपास का, तो वहां पर आपको पता भी चल रहा है किस तरह का यहाँ पर एक्शन है। पर आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर रखनी है नजर, एनएमडीसी, इसके आने वाले हैं आज नतीजे। एक बार आशीष से जान लेते हैं एनएमडीसी की परफॉर्मेंस इस बार कैसी रहेगी। आशीष बताइए। दीपांशु, दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी टाटा स्टील की तरह। यहाँ पर भी जो नतीजे आंकड़ों के लिहाज से आप देखिए बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। वैसे तो मानसून जो है माइनिंग कंपनीज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो कंपनी की जो आय है यहाँ पर करीब करीब 200% का इजाफा देखने को मिलेगा। 6,738 करोड़ की जो आय है वो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। और कामकाजी फ्रंट पर भी आप देखें तो नतीजे बहुत शानदार है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले कीमतें लगातार बढ़ी हैं, सस्टेन की हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखें कि आयरन ओर की कीमतें घटी हैं, लेकिन इसके बाद भी जो अभी फिलहाल एनएमडीसी ने जो प्राइसेस रिवाइज किए थे इसमें कोई बदलाव नहीं किया, कीमतें घटा ही नहीं है। तो लगातार जो ट्रेंड है बरकरार देखने को मिल रहा है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर भी देखिए करीब 220% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन 46 से बढ़कर करीब करीब 49% रहेंगे और मुनाफे में भी देखिए दमदार बढ़त देखने को मिलेगी। 774 करोड़ से बढ़कर 2,548 करोड़ और एबिटा प्रति टन 1,560 रुपए से बढ़कर 3,662 रुपए के आसपास रहेगा। यानी हर लिहाज से आप देखिए नतीजे बहुत शानदार आएंगे। यह है आपके लिए रिजल्ट्स का अनुमान। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आने की उम्मीद करके चल सकते हैं आप। तो अच्छे नतीजों का समय चल रहा है। एनएमडीसी, टाटा स्टील, आज रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो कल सुबह सुबह आपको कुछ अच्छे नतीजे। अच्छा भाई, तो आज तो नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन है। ढेर सारी कंपनियां ऐसी जिनके बाजार के दौरान नतीजे आएंगे और उससे कहीं ज्यादा कंपनियां ऐसी जिनके बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे। तो कल सुबह भी इट विल बी अ वेरी वेरी बिजी डे। जब बिजी डे सामने आ ही रहा है तो फिर चलिए शुरुआत कर लेते हैं 10 की कमाई की। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। चलिए करते हैं शुरुआत एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की और साथ ही 10 की कमाई के कुछ बेहतरीन शेयर लें। उससे पहले दीप है तैयार कमोडिटी बाजार के पूरे एक्शन, अपडेट और बेहतरीन कॉल्स के साथ। ओवर टू यू दीप। कच्चे तेल में कूल ऑफ है सर, अच्छी बात है। हमने देखा कि बड़ा उछाल आता है, फिर बड़ी गिरावट आती है, फिर बड़ा उछाल आता है और फिर बड़ी गिरावट आती है, और आज गिरावट वाला दिन है। तो भारतीय बाजार में भी आप कमजोरी देख रहे हैं। 6,250 से सीधा 6,050 के लेवल्स पे, तो 200 रुपए की गिरावट कल और आज के बीच में आप कच्चे तेल में आते हुए देख चुके हैं। नजर रखते हैं यहाँ से और आपको कूल ऑफ अगर आते हुए दिखता है या नहीं। नेचुरल गैस में हालांकि खरीदारी दिख रही है, 1-1.25% की खरीदारी नेचुरल गैस में आपको आती हुई दिखेगी। गोल्ड यहीं पर रखनी है नजर, क्योंकि 5 महीने की
ऊंचाई पर है गोल्ड। 49,000 का स्तर आज ओपनिंग पर छुआ था, उससे थोड़ा नीचे आया है, बट उन लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी जबरदस्त एक्शन है। 66,000 का लेवल आज सिल्वर ने भी टच किया और लगभग उसी के करीब हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, बट एक्शन भरपूर गोल्ड सिल्वर दोनों में है पिछले 2 दिनों से। बेस मेटल्स पर भी आज से रखिए नजर, क्योंकि यहां पर एक बढ़िया बाउंस बैक आपको आते हुए दिख रहा है। सारे बेस मेटल्स में आपको खरीदारी आते हुए दिखेगी। एल्यूमिनियम सबसे आगे है इस समय, खरीदारी इसमें अच्छी आती हुई दिख रही है। लेड, कॉपर, जिंक, निकल, यहां पर भी आपको पॉजिटिविटी बनती हुई दिखेगी। तो सारे बेस मेटल्स में खरीदारी है, गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी है, और कच्चा तेल इसके सामने कूल ऑफ करते हुए आपको दिख रहा है। आइए आपको आज की स्ट्रैटेजीज बता दें। IIFL सिक्योरिटीज की राय है गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 48,900 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 48,650, टारगेट रहेगा 49,500। सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलें, 65,900 के लेवल्स पर आपको करनी है खरीदारी, स्टॉप लॉस 65,300, टारगेट 67,500। तो बड़े टारगेट आपको आते हुए दिख रहे हैं जहां तक सिल्वर की बात है। और फाइनली एनसीडेक्स पर ग्वाड सीड बेचना है, 6520 के लेवल्स पर बेचें, 6660 का आपका होगा स्टॉप लॉस और टारगेट 6100। तो एक सेल कॉल ग्वाड सीड पर, उसके सामने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर तीनों पर खरीदारी की राय IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से। बैंड बाजा और सोना, अनिल जी ये होगी हमारी 11:26 की स्पेशल पेशकश। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले ही सोना महंगा हो गया है। एक हफ्ते में भाव करीब 2,000 रुपए से ज्यादा बढ़े हैं। नवंबर दिसंबर में करीब 25 लाख शादियां होने वाली हैं। तो क्या शादी के सीजन में ज्वेलरी खरीदना और महंगा होगा? क्या जल्द ज्वेलर्स की तरफ से कैसी डिमांड आएगी ये भी देखना चाहिए। क्या आपको अभी से ही ज्वेलरी खरीदनी चाहिए क्योंकि आगे दाम और बढ़ जाएंगे? किस तरह के भाव रह सकते हैं साल के अंत तक, पूरा विश्लेषण करेंगे। ये जो बड़ी वेडिंग डिमांड आने वाली है, इसका गोल्ड और गोल्ड के प्राइसेस पर क्या एक्शन होगा ये बताएंगे। बैंड बाजा और सोना, अनिल जी ये है हमारी आज की खास पेशकश। आओ, बैंड बाजा और सोना, ये 11:30 बजे का शेयर। दीप, सही सुना मैंने आंकड़ा आपने बताया 25 लाख शादियां हो रही है? बिल्कुल अनिल जी, आने वाले एक महीना जो है, आई थिंक 14 नवंबर से 15 दिसंबर तक का पीरियड बता रहे हैं, काफी बिजी रहने वाला है जहां तक वेडिंग्स का सवाल है। इनफैक्ट दिल्ली में ही बात कर रही जा रही है, करीब 1.5 लाख शादियां होने वाली हैं। माय गॉड, बंसल जी आपको नहीं लगता है कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? अगर कुछ लोग थोड़ी और मेहनत करते तो ये आंकड़ा 25 लाख एक भी हो सकता था शादियों का। नहीं अनिल जी, बिल्कुल 25 लाख अनिल जी, दो होना चाहिए अनिल जी, 2 मोस्ट एलिजिबल, मतलब कि बंदे जो हैं जी बिजनेस में हैं। तो और देखिए ये 25 लाख 2 है ना अनिल जी, वो 25 में तो हमें कहीं न्योता मिलना नहीं है, ना कॉकटेल में ना खाने में। तो वो जो एडिशनल 1 और 2 है ना अनिल जी, वही हमारा फॉर्च्यून है अनिल जी। एक चीज समझ लीजिए कि देखिए दीप, शादी करना जरूरी है, चाहे दीप हो, आशी हो, कोई भी हो। आफ्टर ऑल हैप्पीनेस इज नॉट ओनली इमोशन विच यू शुड एंजॉय इन योर लाइफ। सारे इमोशंस आने चाहिए, तभी आपको। अच्छा, दूसरे इमोशन आते हैं तो फिर बाद में हैप्पीनेस वाले इमोशन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए शादियों का सीधे जोर पर, हमारा काम तो देखिए मोटिवेट करना है लोगों को, हम करते रहते हैं। मैं और बंसल जी लगातार मोटिवेट करते हैं। हम कोई जल्दी हो जाता है मोटिवेट, कोई वक्त लगाता है, लेकिन होगा, काम पक्का होगा, चिंता न करें, जरूर होगा। बढ़ते आगे, एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के हमारे 2 खास मेहमान है हमारे साथ तैयार है, सिद्धार्थ सेदानी साहब और रजत सर, करते हैं उनका स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, आप दोनों का स्वागत है। रजत सर, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। मेरा लॉन्ग टर्म पिक है प्राज इंडस्ट्रीज। ये कई महीनों से कंसोलिडेशन मोड में चल रहे हैं और ये कंसोलिडेशन मोड अभी खत्म होने की वक्त आ चुका है। मुझको लगता है कि ये ऊपर की तरफ एक बार मूवमेंट देगा और ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट जब 300, अभी तो 383 चल रहा है, मान लीजिए कि 400 का आंकड़ा पार कर लेगा तो इसमें अच्छी बुलिश गॉप्शन आ जाएगा। मैं मानता हूं कि अगले एक साल में ये 530 से 570 के बीच में पहुंच सकता है, क्योंकि इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद में इसमें अच्छी मूवमेंट आना चाहिए। और ऐसे भी शुगर इंडस्ट्रीज एंड अदर थिंग्स आर परफॉर्मिंग प्रीटी वेल, सो प्राज अच्छी मूवमेंट देगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए।
तो प्राज इंडस्ट्री है वो स्टॉक जहां पर रहेगा एक्शन, भरपूर एक्शन तो है ही। इथेनॉल वाली थीम तो जबरदस्त एक्शन में है और प्राज इंडस्ट्रीज में यहां से भी बड़ा एक्शन और टारगेट्स भी देखिए रजत सर की तरफ से बड़े बड़े आते हुए दिख रहे हैं 530 से लेकर 570 के। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, करिए शुरुआत लॉन्ग टर्म पिक के साथ। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु और सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। लॉन्ग टर्म पिक में मिड कैप बैंक लेके आया हूं आज। मिड कैप बैंक पहली बार ये इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक पे खरीदारी की राय है। बहुत ही मजबूत बैंक है। अगर देखा जाए तो क्वार्टरली नंबर्स तो स्ट्रांग थी, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। अगर मार्जिन की बात करें तो वो इंप्रूव हो रहे हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी जो एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है बैंकों में देखने का, वो भी प्री कोविड लेवल्स पे आ गया है, कोविड के पहले के लेवल्स पे आ गया है। लिक्विडिटी स्ट्रांग है, कैपिटलाइजेशन एडिक्वेट है कंपनी की। एक बहुत अच्छा पैरामीटर है रिटर्न ऑन एसेट, वो 1% की उम्मीद लगा सकते हैं FY 23 यानी अगले साल। सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट करूर वैश्य बैंक को खरीदने का है कि इनका जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है बहुत दमदार है और SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का जो लोन, क्रेडिट लोन है वो सबसे बेहतर है करूर वैश्य बैंक का। बहुत ही मजबूत कंपनी। टारगेट होगा 70 रुपए का, 70 रुपीज का करूर वैश्य बैंक। ओके, तो करूर वैश्य बैंक इस पर करें खरीदारी। लेटली हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आए, टेक्निकल कॉल्स भी इसको आती हुई दिखी हैं और सिद्धार्थ जी की तरफ से लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह है। 70 का टारगेट इस पर आपको आते हुए दिखेगा। थोड़े सुस्त हैं आज बैंक्स, अच्छा खरीदारी का या एंट्री का मौका भी आपको यहां पर आते हुए दिख सकता है। आइए कुछ और बेहतरीन पिक्स भी ली जाए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पालविया साहब 10 की कमाई का आइडिया बताएं सर अपना। दीपांशु जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक हम यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे रिकमेंड करेंगे वो रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ये स्टॉक को पिछले दिनों में जरूर देखने को मिली, लेकिन अगर इसके वीकली मंथली सेटअप एनालाइज करें तो स्टॉक में जिस तरीके से अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है लोअर एंड पे, और जिस तरीके से लास्ट 2 वीक से अगर हम देखें तो स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी है। तो ओवरऑल सेटअप स्टॉक का पॉजिटिव है और जो रिकवरी अब यहाँ से बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है स्टॉक आने वाले दिनों में वापस से 1500-1550 तक की अपसाइड आगे आने वाले दिनों में दिखाता हुआ दिखेगा। तो 1389 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1389 से 1355 ये बाय रेंज हम सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा इसको बाय करने के लिए करीब 1310 के आसपास। टारगेट होंगे 1500-1550 तक। ओके, 1500-1550 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। HAL इसके आज नतीजे भी आने वाले हैं और नतीजों से पहले मोमेंटम में भी आ रहा है। अनिल जी के रेडार पर भी ये स्टॉक आ चुका है, उन्होंने खरीदारी की राय भी दी थी और उनके भी सारे टारगेट्स इस पर आते हुए दिखे थे जो ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट दिए गए थे HAL के लिए। अब नजर रखते हैं कि यहां से किस तरह की चाल ये काउंटर पकड़ते हुए आपको दिखेगा। नतीजों की बात निकली है तो आज HAL के साथ साथ कुछ और भी नतीजे रहेंगे हमारे रेडार पर। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, इसके आने वाले हैं नतीजे, जानते हैं एक बार कुशल के साथ कैसे रहेंगे बालकृष्णा के नतीजे। कुशल। देखिए दीपांशु, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की जो नंबर्स है ना वो स्पेसिफिकली टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखेंगे तो काफी बेहतर साइड पर लगेंगे, पर दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स वहां पर जो है एक कट आता हुआ नजर आ सकता है जहां पर आपको फोकस रखना है। पर पर्टिकुलरली सबसे पहले आय देखिए, करीब 27% बढ़कर 2000 करोड़ की आय कंपनी घोषित कर सकती है, क्योंकि कंपनी की जो OTR जो ऑफ द रोड टायर सेगमेंट है वहां पर अच्छा प्रदर्शन हुआ है, खासकर US और यूरोप में ज्यादातर जहां पर एक्सपोर्ट इनका होता है, और साथ ही जो एग्री मार्केट है वहां से भी अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर आई है, जिससे कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो करीब 27% बढ़ेंगे 25% की वॉल्यूम ग्रोथ के साथ। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन जो कच्चे माल की कीमतों में बढ़त हुई है उसका क्लियर कट इंपैक्ट मार्जिन 34% से 30%, और अंत में अगर आप कंपनी का मुनाफा देखें तो 17% की ग्रोथ यहां पर एक्सपेक्टेड है 340 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ पर। तो ये 3 एस्पेक्ट्स है जहां पर आपको फोकस रखना है। बट डेफिनेटली जिस तरह से मार्जिन कट है उसका ट्रेंड आगे के लिए मैनेजमेंट क्या कहती है, कॉस्ट इन्फ्लेशन कब तक कम होता हुआ दिखेगा, और साथ ही अगर कोई प्राइस इंक्रीज ले रही है कंपनी, वहां पर भी अगर कोई कमेंट्री आती है तो डेफिनेटली हमारे रेडार पर रहनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजों का पूर्वानुमान। आज रिजल्ट्स आने की तैयारी में बाजार के दौरान ही मोस्टली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है पोजिशनल पिक का। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक करूर वैश्य बैंक आपने पसंद किया है 70 रुपए के टारगेट के लिहाज से लॉन्ग टर्म। पोजिशनल स्टॉक कौन सा पसंद है आपको?
पोजिशनल है टेक्नोलॉजी की कंपनी अनिल जी, और ये है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जो प्रीडोमिनेंटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करती है। बहुत ही स्टेडी क्वार्टर देखने मिला। ग्रोथ जो बाहर से भी आते थे, पर अभी जो ग्रोथ ड्राइव कर रहा है वो इंडिया का बिजनेस कर रहा है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बीएफएसआई में बहुत मजबूत और डील पाइपलाइन बहुत दमदार है। $600 मिलियन के ऊपर की डील पाइपलाइन है। ये 30% की मार्जिन की गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में। और रेवेन्यू जो FY22 यानी ये साल के जो अनुमान है मैनेजमेंट द्वारा दिए गए, वो है 14 से 16% का। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना बहुत ही बेहतरीन डिजाइन रखेगा आपके पोर्टफोलियो का। टारगेट होगा 870 का। ओके, 870 रुपए तक के टारगेट के लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में करें खरीदारी। ये है राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई पोजिशनल पिक के तौर पर। आइए रजत सर से भी पूछ ले उनकी पोजिशनल पिक। रजत सर बताएं। जी, आज का पोजिशनल पिक जो है वो 20 मई के दिन आपके इस शो में मैंने पोजिशनल पिक के रूप में रिकमेंड किया था। शिवालिक बायोमेटल कंपनी। ये शिवालिक बायोमेटल जो है, तो इसका नाम ही बताते हैं कि बायोमेटल मतलब ये एक ऐसी एलॉय बनाते हैं जो कि आपका रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनर हो, उसमें जो ऑटो कट होता है उसमें काम आता है। लेकिन इसका ये जो चलन जब पहले मैंने रिकमेंड किया था उस टाइम में ये 120-25 का था, तो मई के महीना में, और अभी ये 3 गुना हो चुका है। इसके तो असली कारण ये है कि इसका बायोमेटल सप्लाई होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नहीं, हो सकता है कि ये बाहर में भी एक्सपोर्ट करेगा। इसी के कारण इसका फैक्ट्री है सोलान पे। ये अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट इट हैज द पोटेंशियल। इट इज ऑलरेडी अ 3 bagger फ्रॉम मे, तो ये गोइंग फॉरवर्ड ये और भी अच्छा कर सकता है। इस बार इसके जो नतीजे आए थे ये अच्छी नतीजे दिखाए। ₹3.53 इसका EPS भी बना है। पिछले बार जब मैंने इसको रिकमेंड किया था वो सिर्फ BSE में लिस्टेड था, और अभी ये NSE में भी चलता है। तो मेरे ख्याल से इसमें आप लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, लेकिन मध्यम अवधि के लिए अगर रखेंगे तो 390 से 440 का मैं एक कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन दे रहा है। और इसका स्टॉप लॉस आपको 310 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे रखना चाहिए। इट्स एन एक्सेलेंट कंपनी, स्मॉल कैप से मिड कैप पे पहुंचेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल और ढेर सारे अपैरेटस जो आज के दिन में यूज होता है जहां पे वो बायोमेटल का इस्तेमाल किया जाता है, उसी में ये सप्लाई करेगा और एक्सपोर्ट भी करता है। दिस इज माय शिवालिक बायोमेटल। ये है मेरा पोजिशनल पिक। इट्स इन्वेस्टमेंट वर्दी एट करंट प्राइसेस। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है। ईवी स्पेस से भी जुड़े हैं, ये कंपनी सप्लाई करती है उन्हें, और आगे जाकर अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। शिवालिक बायोमेटल रजत सर की है पोजिशनल पिक का। आइए एक ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं सुमित जी बिगुल, उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, सेल का कॉल है। इस स्टॉक की तेजी हुई है गुल, और स्टॉक का नाम है हुल, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस स्टॉक के अंदर 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। बीच में 1-2 दिन ईद के चांद की तरह तेजी दिखाता है और फिर वापस से नए लो दिखाता है। तो हुल के अंदर तेजी हुई है गुल। ये स्टॉक नीचे में लेवल दिखा सकता है 2340, 2320, 2385, 90 के आसपास चल रहा है। इसको सेल करके चलने का सलाह रहेगा। 2420 इसका रिवर्सल पॉइंट है, यानी कि वो होगा इसका स्टॉप लॉस 2420। जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटेगा तब तक इसमें सेल में रहना है। इमीडिएट टारगेट 2340, 2320। ओके, 2340, 2320 के टारगेट के लिए करें आप बिकवाली हुल में। जिस हुल में तेजी हुई है गुल, सुमित जी पहले तो उसमें आप हुआ करते थे बुल। अनिल जी, अब क्या आप तेजी गए भूल? अनिल जी, टाइम की बात है। अभी जो स्ट्रक्चर है वो तेजी गुल वाला है, तो जैसे ही वापस से आएगी इसके अंदर रिवर्सल के साइन, तब इसमें फिर से करेंगे बुल वाला साइन। अभी फिलहाल गुल। चलिए बढ़िया है। तो फिलहाल हुल है कमजोर, HUL बिकवाली करने की राय सुमित जी की तरफ से। चलिए आप एंजॉय कीजिए
थोड़ी देर मुस्कुराहट रखिए, करीबन करीबन 60 सेकंड बस, क्योंकि 60 सेकंड में हम ले रहे हैं थोड़ा छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे। स्वागत है आपका 10 की कमाई में। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। आइए जल्दी से एक बार पोजिशनल पिक तो हम दोनों एक्सपर्ट्स की ले चुके हैं, शॉर्ट टर्म पिक भी पूछ ली जाए। रजत सर बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। मेरा शॉर्ट टर्म पिक रहेगा TCNS ब्रांड्स क्लोथिंग कंपनी। ये वीमेंस ब्रांडेड अपरेल कंपनी है। इसका 3 बहुत बेहतरीन ब्रांड है। W ये प्रीमियम फ्यूशन वेयर ब्रांड है, और इसका और एक ब्रांड है ऑरेलिया एथनिक वेयर ब्रांड है, और तीसरी ब्रांड जो है विशफुल। ये कंपनी काफी अच्छी परफॉर्म कर रहा है। अभी तो फिलहाल ये एक मिड कैप जैसा कंपनी है, बट इसमें मूवमेंट अच्छी होने की, ऑलरेडी मूवमेंट अच्छा हो रहा है, तो ऊपर की तरफ और चलेगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इस बार अगर ये प्रॉफिट दिखा दे कल जबकि इसका अर्निंग्स पब्लिश्ड होगा, तो ये और भी आगे ऊपर की तरफ चलेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 895 से 920 तक की टारगेट हासिल कर सकता है 3 से 5 हफ्ते के अंदर। और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो 769 में रखना चाहिए। आज सुबह तो ये वीक खुला था, लेकिन फिर अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। ये स्टेडी अप ट्रेंड में चल रहा है करीबन सितंबर से। उस टाइम में इसका भाव 600 के नीचे था, अभी ऑलरेडी 200 रुपया बढ़ चुका है, लेकिन इसमें दम है, ये ऊपर की तरफ चलेगा। इसमें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म कोई भी अवधि का नजरिया रख के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। दिस इज अ गुड स्टॉक टेक्निकली स्पीकिंग। फंडामेंटल्स पूरा मैंने स्टडी नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा कंपनी की परिचिति तो आपको दिया है, बट उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चले। ओके, TCNS क्लोथिंग ये है एक कंपनी जिसका नाम TCNS ब्रांड्स भी है शायद। तो इस कंपनी में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। रजत सर की तरफ से जबरदस्त एक्शन यहां पर भी हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। 895 920 के टारगेट के लिए सिद्धार्थ सेरानी साहब भी अपनी शॉर्ट टर्म पिक देंगे। उससे पहले पेज इंडस्ट्रीज, इसके आने वाले हैं रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद सिद्धार्थ जी से भी राय लूंगा पेज इंडस्ट्रीज में, क्योंकि सिद्धार्थ जी की लिस्ट में ये रूपा, लक्स, डॉलर, ये सारे स्टॉक्स बड़े जबरदस्त एक्शन में रहे। इन सारी कंपनियों के नतीजे इस क्वार्टर में आए हैं बेहद दमदार। तो आज पेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट कैसे रहेंगे बताने के लिए तैयार है कुशल। दमदार रिजल्ट्स। देखिए, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है अनिल जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तिमाही में आप देख रहे हैं तमाम टेक्सटाइल स्पेस के नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर आपको फोकस बनाकर डेफिनेटली रखना है, और अगर कोई अर्निंग सरप्राइज होता है तो डेफिनेटली इनके लिए काफी पॉजिटिव और फर्दर हो सकता है। बट फिलहाल जो नंबर्स दिख रहे हैं उसमें आप देखिए, आय 740 करोड़ से बढ़कर 770 करोड़ पर लगभग रह सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन 22% से बढ़कर 23%। लार्जली आप देखिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन हर एक सेगमेंट अक्रॉस इंडस्ट्रीज होता हुआ दिखा है, उसके बावजूद भी 22% से बढ़कर 23% के मार्जिन आना अपने आप में काफी पॉजिटिव साइन माना जाएगा। और साथ ही कंपनी का मुनाफा आप देखिए 111 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ पर हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। अब ये किस लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप देखिए तो यहां पर एथलेजर डिमांड जो है, एथलेजर वेयर कंपनी की तरफ से जो सेगमेंट लॉन्च किया गया है, उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ जो है वहां पर काफी सुधार आता हुआ नजर आएगा। बट डेफिनेटली जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है उससे थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है रियलाइजेशंस में। बट अगेन कॉस्ट जिस तरह से एफिशिएंसी दिखाई है यहां पर ऑपरेशनली मैनेज करने में, उससे डेफिनेटली कंपनी की मार्जिन जो है 22 से 23% हो सकती है। तो ओवरऑल नंबर्स स्टेबल साइड पर दिख रहे हैं। तो स्टेबल नंबर्स दिखेंगे पेज इंडस्ट्रीज के, ये आप मानकर चल सकते हैं। वैसे बाकी ज्यादातर कंपनियों ने, चाहे वो डॉलर हो, रूपा हो, लक्स हो, इन्होंने तो सरप्राइज किया है नतीजों के लिहाज से। और ये स्पेस ऐसी है जो सिद्धार्थ जी की भी पसंदीदा रही है। सिद्धार्थ जी बताएं सर, क्या है आपकी राय पेज इंडस्ट्रीज या फिर किसी और स्टॉक पर इसी इंडस्ट्री की? बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी, और पेज इंडस्ट्री के तो स्टेबल नंबर्स रहेंगे, क्योंकि मैं मानूंगा अच्छे नंबर्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे नहीं रहे, तो ये क्वार्टर में उसके मुकाबले अच्छे रहेंगे, तो पेज इंडस्ट्री तो पॉजिटिव रहेगा। बट ये इंडस्ट्री में अनिल जी जो देखा जाना चाहिए वो है ग्रोथ, और ग्रोथ आने वाला है लक्स इंडस्ट्रीज में, ग्रोथ आ सकता है रूपा में। ये सारी कंपनियां जो टायर 2 टायर 3 सिटीज को केटर करती है, ये कंपनियों में बहुत अच्छा ग्रोथ है। आपको अगर थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, एक आध महीना,
केपीआर मिल्स मैंने बार बार रेकमेंड किया है, इसका भी एक ब्रांड है फासो, ये भी टायर 2 टायर 3 सिटीज में इनरवेयर का बहुत अच्छा ब्रांड एस्टैब्लिश किया है। मैं मानता हूं लक्स फॉलोड बाय रूपा और केपीआर मिल ये बेहतरीन पिक रह सकते हैं इस स्पेस में। सर दो चीजें हैं, एक जो आप एक महीना पीछे ले जाने की बात करें सिद्धार्थ जी, तो एक महीना पीछे ले जा रहे मैं जाने को तैयार हूं, फिर केपीआर मिल्स का भाव भी वो एक महीने पहले वाला चाहिए, मिलेगा? बस यही है सर, बाजार इसीलिए करेक्ट होता है, ये दर्शकों के लिए है कि भाव वापस आपको खरीदारी करने मिले, इसलिए बाजार करेक्ट होता है और यही मौका है। पर आप जो बोल रहे हैं इसको लाइटर नोट में मिल जाए अनिल जी, तो मैं भी खरीद लूं और हमारे क्लाइंट्स को भी खरीदवा दूं। हाँ बात तो यही ना, 3:30 बजे तो हमको सब पता होता है कि सुबह 9:15 बजे क्या करना चाहिए था। बस प्रॉब्लम ये है कि 9:15 बजे नहीं पता होता है कि 3:30 बजे तक क्या होगा, ये पहले पता चल जाए तो फिर कहना ही क्या है। इसी कश्मकश में तो पूरी जिंदगी लगी हुई है। आइए, सिद्धार्थ जी ने बता दिया है उनकी पसंद का शेयर आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से, नहीं शॉर्ट टर्म वाला तो लेना बाकी है ना, आपका तो लॉन्ग टर्म हुआ है केवीबी, करूर वैश्य बैंक, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये है आपका पोर्शन। सिद्धार्थ जी बताइए शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक है आज का, वो है पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा जिसके ऑर्डर बुक अच्छे हैं और ये ऑर्डर बुक के चलते FY22 और FY23 के रेवेन्यू कवर हो सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बैलेंस शीट स्ट्रांग है और इंटैक्ट है, साथ ही साथ एसेट मोनेटाइजेशन भी प्रोग्राम जो है वो अच्छा चल रहा है। यूपी गाजियाबाद वगैरह में जो उनका एसेट मोनेटाइजेशन करने की योजना है, पीएनसी इंफ्रा पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 360 का 360। ओके, तो पीएनसी इंफ्रा, इस पर खरीदारी की राय है सिद्धार्थ जी की तरफ से। शॉर्ट टर्म के लिए 360 के टारगेट आप लगा सकते हैं इस पर। आइए कुछ 10 की कमाई के आइडियाज भी लेना बाकी हैं। किरण जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। जी 10 की कमाई का स्टॉक देने से पहले मैंने जो पिक ऑफ द डे दिया था केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक, वो लगभग 3.5% ऊपर देखने को मिल रहा है और वही होगा मेरा 10 की कमाई वाला काउंटर, क्योंकि जो कन्विक्शन है और रीइटरेट कर रहा हूं, बहुत बड़े पैमाने पे मुझे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बहुत स्ट्रांग डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम से देखने को मिला है। तो 72 का ही स्टॉप लॉस रहेगा 2 महीने 3 महीने का व्यू लेके, और मेरा जो पहला टारगेट है 3 महीने का वो लगभग 113 का है, तो वो टारगेट मान के चलने चाहिए। तो 113 से 120 ये एक इंपॉर्टेंट कंजेशन जोन है जहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या थोड़ा सा उधर रिव्यू लेना चाहिए। मेरा मानना है कि उधर से कंसोलिडेशन देके वापस एक बार निकलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड्स काफी स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि केटीके बैंक 3 महीने के व्यू से लेना चाहिए 113-120 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस 72। ओके, तो ट्रेड कॉल को आप पोजिशनल कॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 77 पर आज सुबह किरण जी कह रहे थे कल की क्लोजिंग के बाद खरीदारी करके चलें, अच्छा एक्शन आएगा। ट्रेडिंग के लिए 82-85 के टारगेट्स दिए थे, वहां पर भी रखें नजर। और अब पोजिशनली 113 एंड 120 ये 2 टारगेट्स आपके लिए बनते हैं कर्नाटका बैंक पर। 10 की कमाई का आइडिया किरण जी की तरफ से। एक डील होती हुई दिख रही है एपीएल अपोलो में 60 लाख शेयर्स के कई सौदे इस पर आपको एक्सचेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो कई बड़े सौदे एपीएल अपोलो ट्यूब्स में इस समय आपको होते हुए दिखेंगे और स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। 60 लाख तो बड़ा एक्शन हो रहा है छोटे स्टॉक में इस समय। देखना पड़ेगा कुछ फंड ट्रांजैक्शन है प्रमोटर्स के बीच में अगर कुछ हुआ है या फिर कुछ समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, बट 60 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स के। जरा एक बार इसके राय दें सुमित जी, 908 के लेवल पर एपीएल अपोलो 60 लाख शेयर्स के कई सौदे। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस एक बार होल्ड करें। कल का जो कैंडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ था और वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हुआ था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जैसे ही 910 915 का लेवल निकलेगा ऊपर में, तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर में 980 रुपए से लेकर 1000 रुपीज तक के लेवल दिखा सकता है। तो स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है वो करीब करीब 880 के पास है, यानी जब तक एपीएल अपोलो में 880 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक एपीएल अपोलो में आप तेजी का पोजीशन लो। स्टॉक ऊपर में 980 से 1000 रुपए तक के लेवल जल्दी दिखा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए एपीएल अपोलो पर इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए, सिद्धार्थ जी ने आपको दी 3 बेहतरीन पिक्स, लेकिन वो तो थी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। एक और सिद्धार्थ जी की तरफ से आ रही है बेहतरीन पिक, सुपर सिड। बनाए सिद्धार्थ जी। अनिल जी, ये जो सुपर सेट है
ये मैं पिक ऑफ द मंथ के हिसाब से देना चाहूंगा। ये महीने के लिए पिक ऑफ द मंथ मतलब 20 ट्रेडिंग सेशंस के लिए दे रहा हूं, और ये है ऑटोमोबाइल का दिग्गज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। टाटा मोटर्स ने जो चिप शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम थी, दुविधाएं थी, इसका भी रिडक्शन काफी हद तक हो गया है। वेटिंग पीरियड भी बहुत कम हो चुका है। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। इंडियन फ्रेंचाइजी तो बहुत दमदार काम कर रही है, और ये सभी जानते हैं कंज्यूमर जो है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का लीडर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे खरीदारी की राय है। साथ ही साथ जो इनकी फॉरेन एंटिटी है जैगुआर लैंड रोवर, ये हाई मार्जिन लाती है, तो यहां पे भी एक अच्छा सा रिकवरी देखने मिल सकता है आने वाले समय में। लैंड रोवर जो है ये भी दमदार ब्रांड है। अब इंडियन ब्रांड्स की तो अगर बात करें तो जो धमाल कर रही है वो है नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, और अभी जो रिसेंट लॉन्च हुई है टाटा पंच, ये भी बहुत धमाल कर रही है, वॉल्यूम्स ला सकती है। टाटा मोटर पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 570 का। सिंस एक महीने का है तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 480 का लगा सकते हैं। टाटा मोटर पे खरीदारी की राय, टारगेट 570 का। ओके, टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय 570 के टारगेट के साथ आती हुई। आइए, एक बेहतरीन पिक 10 की कमाई की आ रही है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी, और साथ ही हमारे साथ टॉप मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे, और एक बेहतरीन रिसर्च भी आ रही है आपके लिए फर्स्ट सोर्स लिमिटेड पर गिरावट की वजह के साथ। ये सब कुछ होगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा आराम देने का वक्त है, इसलिए आपको 1.5 मिनट, 2 मिनट का, 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बाजार पर दबाव थोड़ा और बढ़ते हुए आपको इस समय दिख रहा है। 200 पॉइंट्स नीचे ऑलमोस्ट निफ्टी आया है। फिलहाल अगर आप देखें 2.25 अंक नीचे है। 17,850 के भी अब नीचे आते हुए दिख रहा है। 17,800 का एक अहम लेवल है, अब देखना पड़ेगा वहां पर निफ्टी होल्ड कर पाता है कि नहीं। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखें तो अब 350 पॉइंट्स का कट आते हुए दिख रहा है, तो डेज लो पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कल की गिरावट के बाद ऐसी कोई भारी गिरावट डाउ फ्यूचर्स में तो आपको नहीं दिख रही है, बट भारतीय बाजारों में आज वीकली एक्सपायरी के दिन इंडेक्स लेवल पर आप सुस्ती बनते हुए दिख रहे हैं, और वायदा कारोबार का भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो खराब होते हुए दिख रहा है। करीब 20 स्टॉक्स ही हैं जो अब पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, बाकी सारे वायदा कारोबार के काउंटर्स वीकनेस दिखा रहे हैं। एस्कॉर्ट्स, एस्ट्रल, अलेम्बिक फार्मा, इंडियन होटल्स, लॉरस लैब्स, कुछ रीसेंट एडिशंस और साथ ही कुछ पुराने नेम्स हैं यहां पर जो कमजोरी वाला ट्रेड दिखा रहे हैं। टेक महिंद्रा पर भी आप करीब 2-2.5% की गिरावट इस समय बनते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार का रुझान कमजोर होते हुए दिख रहा है, वीकनेस बढ़ रही है, और लगभग सभी सेक्टर्स में इस समय गिरावट का प्रेशर हावी होते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जो सुबह थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा था, कल की गिरावट के बाद संभलते हुए दिखा था, पर क्या संभला रहेगा या फिर वापस परेशानी आएगी? फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ऐसा क्या हुआ नतीजों में या मैनेजमेंट की तरफ से जो हमने देखा कि स्टॉक में कल लगभग 10% की गिरावट आई, और आगे क्या समझे परफॉर्मेंस के लिहाज से, आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल बताइए, ऐसा क्या देखा या बाजार ने जो इतना बड़ा कट हमने स्टॉक में आते हुए देखा है? देखिए, यहाँ पर इनकी कॉन कॉल होती हुई दिखी थी, और वहां पर स्पेसिफिकली जो सबसे बड़ा की ट्रिगर पॉइंट था इसके फॉल का, वो था इनकी कॉन कॉल में इन्होंने हाईलाइट किया था कि इनकी जो आई ग्रोथ गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में, वहां पर इन्होंने काफी बड़ा कट किया है। इनफैक्ट जो आई ग्रोथ गाइडेंस 15 से 18% की इन्होंने पहले दी थी, उसको घटाकर इन्होंने 14.5 से 15.5% पर ला दिया है, और वो भी तब जब ये एक्विजिशन का भी इन्होंने अधिग्रहण किया है उसका भी ऐलान किया था, जिसमें स्टोन हिल ग्रुप में इन्होंने 100% हिस्सेदारी खरीदी है $27 मिलियन में। तो आमतौर पर क्या होता है कि जब भी एक्विजिशन होता है तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो एड ऑन होती है उसमें रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो है लार्जली बढ़ती हुई दिखती है, और इस वजह से गाइडेंस जो है अपवर्ड रिवाइज होती है। बट डेफिनेटली ये चीज हमें देखनी होगी कि यहां पर जो गाइडेंस कट किया गया है उसको लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, वहां पर हमें और फर्दर क्लैरिटी चाहिए। बट लार्जली अगर आप देखें तो ये गाइडेंस कट होने की वजह से कल मार्केट में इसका इतना बड़ा इंपैक्ट आता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो इनका मॉर्गेज कारोबार है उसमें ये अधिग्रहण किया गया है, उसके पर्टिकुलरली क्वालिटी कंट्रोल और ड्यू डिलिजेंस सेगमेंट्स में बढ़ावा और उस पर फोकस करने के लिए ये एक्विजिशन किया गया है। और बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, $27 मिलियन की वैल्यू में इन्होंने अधिग्रहण किया है। बट डेफिनेटली जब भी अधिग्रहण होता है तो आमतौर पर आई ग्रोथ जो गाइडेंस है वो बढ़ती हुई दिखती है, बट यहां पर ऑन द रिवर्सल घटती हुई नजर आई है। तो इसी वजह से आप देखिए एफएसएल में इतना बड़ा कट कल के सत्र में आपको आता हुआ नजर आया।
बिल्कुल, तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस थोड़ी यहाँ पर परेशानी होती हुई दिख रही है, कट भी आया है और आज सुबह थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था पर उसके बाद वापस इस पर प्रेशर आते हुए दिख रहा है। किरण जी, कोई राय इसके चार्ट पर? कल 180 के लेवल तक गिरा था, उसके बाद आज थोड़ा संभला, अब वापस जो गिर रहा है ये। दीप, कल एक बहुत बड़ी क्रैक देखने को मिली, तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत जल्दबाजी नहीं होगी गिरने के लिए, और टेक्निकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज के लोज के आसपास है, 175 के आसपास। तो ये अगर टूट जाते हैं तो फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी, और ये ट्रैप जो रहेगा वो बहुत बड़ा ट्रैप रहेगा, क्योंकि जिन्होंने लॉन्ग किया है जुलाई अगस्त में, वो सब के सब ट्रैप होते नजर आएंगे, और हर रैली पे हमने एक लोअर टॉप देखने को मिला। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि 175 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये निकल जाता है तो एक बड़ी गिरावट यानी 150 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जहां पे वो पहले सपोर्ट्स रहेंगे, वो भी टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी अगर 175 लेवल टूट जाता है। तो हर लॉन्ग पोजीशन के लिए 175 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। 175 आखिरी सपोर्ट है, अब उसके नीचे भी आया तो और कमजोरी इस पर बनती हुई दिख सकती है। गाइडेंस से बाजार नाखुश रहा है। आइए एक 10 की कमाई का आइडिया लेना है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से भी। बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? दीपांशु, हमारा 10 की कमाई का स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। इतने वीक मार्केट के अंदर इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। डाउन साइड कैप्ड है, एक्यूमुलेशन में है, और इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के अंदर निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एग्री प्रोसेसिंग का कारोबार है, इसमें दीपांशु चार्ट बहुत शानदार है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, धीमी गति से चलता है और इन स्तरों के आसपास कंसोलिडेशन के अभी मोड में है यहां पर, और गिरावट में इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। बड़ा सपोर्ट 162 164 के आसपास है, तो उन लेवल्स के आसपास मिले तो बहुत ही बेहतर है और खरीद करके इसको होल्ड करें। स्टॉक में हमें 225 230 के लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 235 के टारगेट के लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में हमारी 10 की कमाई में खरीदारी करें। ओके, तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स खरीदारी करके चलें। एक्शन में आ रहा है काउंटर, एक्शन में है एक और काउंटर एफिल इंडिया। दमदार नतीजों के बाद स्टॉक में 6-6.5% की रैली देख रहे हैं। क्या है आगे का आउटलुक, कैसे समझे इन नतीजों को? आइए मैनेजमेंट के साथ करते हैं चर्चा न्यूज पर व्यूज में। बड़ी एक्शन एफिल इंडिया के काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। नतीजे रहे हैं दमदार, आय दोगुनी हुई है, कामकाजी मुनाफा 50% से ज्यादा बढ़ा है, मुनाफे में हमने 77% की बढ़त देखी है, हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा दबाव है। आइए मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज खन्ना सोहम साहब, जो कि सीएमडी एंड सीईओ एफिल इंडिया के हैं। पहले भी आ चुके हैं सर हमारे साथ, और इनका एक बार मैं आपको परिचय भी दे दूं। एफिल इंडिया तो हम जानते हैं कंपनी के बारे में, 2005 में सिंगापुर में हुई थी शुरुआत। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में एक दिग्गज कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, D2C, BCCL कंपनी के प्रमोटर्स में शामिल हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग में ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर है ये, और काफी ज्यादा इनका रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से भी आता है। अनुज खन्ना सोहम साहब 2005 में एफिल इंडिया के फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ बने, और तब से पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और स्टैनफोर्ड का इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, 20 साल से ज्यादा का अनुभव है, और एफिल के अलावा कई और कंपनीज भी इन्होंने स्टार्ट करी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जी बिजनेस पर जुड़ने के लिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नतीजे रहे हैं, और स्पेशली जो आय के रेवेन्यू फ्रंट पर आपने डबल ग्रोथ देखी है पिछले साल के मुकाबले, इसके बारे में बताएं। इतना बड़ा जंप रेवेन्यू में कहां से आया? जी, पहली बात तो थैंक यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। ये सबसे पहले तो सारे शेयर होल्डर्स को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन और मुबारक कि इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा, और उनकी पेशेंस हमारी कंपनी के साथ क्लियरली रिटर्न्स देगी, और ये चीज इस रिजल्ट्स में खूब नजर आई है। 100% से ज्यादा जो रेवेन्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से, इसके दो मेन आधार हैं। सबसे पहला आधार है कि जो हमारी वर्टिकलाइजेशन स्ट्रेटेजी है इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, वो अक्रॉस ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री वर्टिकल्स में हमारी ग्रोथ आ रही है, और एडवर्टाइजर्स डिजिटल मोबाइल एडवर्टाइजिंग को खूबी से एम्ब्रेस कर रहे हैं, और ये ट्रेंड जो है हमें लगता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। दूसरा फैक्टर ये है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ जो वर्टिकलाइजेशन स्ट्रेटजी से हमारी इमर्जिंग मार्केट्स में, उसको बड़ा सपोर्ट मिला हमारी इनऑर्गेनिक स्ट्रेंथ से। जो हमने जैम का एक्विजिशन किया,
रिसेंटली पिछले क्वार्टर में, और उसका जो रिजल्ट पहली बार जुड़ के आया है उससे अगर कंबाइंड देखेंगे तो ये ग्रोथ नए स्तर पे पहुंच जाती है। 100% से भी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुआ। और यही चीज आप सीरियली भी देखेंगे, Q1 टू Q2 के जो रिजल्ट है उसमें भी रेवेन्यू ग्रोथ पे बहुत बढ़त है बिकॉज ऑफ दैट। और ये लॉन्ग टर्म हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगा क्योंकि एक अच्छे स्केल पे रेवेन्यू आ गया है, और फंडामेंटली क्योंकि हमारी बिजनेस अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉफिटेबल, कैश फ्लो पॉजिटिव, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स के साथ चलने वाली और ग्रोथ कंपनी है। तो ये आगे चल के हमें बहुत फायदा देगा। बिल्कुल, और बढ़िया एक्शन भी है सर यहाँ पर। जो आपने जैम के कंट्रीब्यूशन की बात करी, ओवरऑल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन जैम से आया है सर? जी, हमारा जो टोटल ऑर्गेनिक बिजनेस है उसकी हमने गाइडेंस पहले भी दी हुई थी कि हम 30% से ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे ईयर ऑन बेसिस पे, तो वो हमने उससे बेटर ही परफॉर्म किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ऑल्सो सीरियली भी काफी अच्छा ऑर्गेनिक ग्रोथ आई है। और जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आई है वो इंक्रीमेंटल जैम के कंट्रीब्यूशन से आई है। और जो मार्जिन का आपने कमेंट किया कि मार्जिन में 77% ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। बट जो मार्जिन परसेंटेज जो देखा जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि जैम का बिजनेस जब हमने खरीदा था तो ये कंपनी ब्रेक इवन लेवल पे थी, इसने अभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं पाई थी। तो हमने पिछले 3-4 महीने में एक्विजिशन के बाद उसको काफी ट्वीक करके एक ऐसे लेवल पे ले आए कि वो भी प्रॉफिटेबल हो गया, तो उससे ओवरऑल ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो गई है। तो आगे ये मार्जिन प्रेशर सर फिर बना रहेगा या फिर एक रीजनेबल मार्जिन एक्सपेक्टेशन क्या रहनी चाहिए अब इस इंटीग्रेशन के बाद? जी, हमने ये अर्निंग्स कॉल में पिछली बार भी बताया था कि जैम के बिजनेस को हमें 2 से 3 साल लगेंगे उस लेवल के मार्जिन पर जाने के जो हमारा ऑर्गेनिक बिजनेस चल रहा है। तो ऑर्गेनिक बिजनेस में हमारा एबिटा जनरली अराउंड 25% के रेंज में रहा है, और जैम के बिजनेस में हमारा एबिटा काफी अभी बड़ा पॉजिटिव है कि फर्स्ट क्वार्टर में हमने उसको प्रॉफिटेबिलिटी पे ले आए, और ये गाइडेंस है कि विद इन फर्स्ट ईयर हम उसको हाई सिंगल डिजिट प्रॉफिट लेवल पे ले आएंगे, और विद इन सेकेंड ईयर मिड टीन्स में ले आएंगे, और थर्ड ईयर पे हम उसको अपने लेवल की ऑर्गेनिक लेवल के प्रॉफिट पे ले आएंगे। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी में जो मार्जिन ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है वो इसी तरह से है कि हम जैम को कैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ाते हैं और अपना जो कोर बिजनेस है उसके बराबर कैसे पहुंचाते हैं। तो ये इसमें टाइम लगेगा, बट 1-2 साल में वी विल सी कि जैम के बिजनेस में भी बढ़त होगी और ओवरऑल मार्जिन देयरफॉर वहीं पहुंच जाएगा जो हमारा ओरिजिनली हम एंजॉय करते आए। ओके, तो थोड़ा इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन्स पर प्रेशर है और थोड़े समय तक बना रहता है, बट जब ये इंटीग्रेशन पूरा हो जाएगा और मार्जिन्स आप वापस नॉर्मलाइज लेवल पर आते हुए दिखेंगे। अच्छा सर, अभी Q3 का आउटलुक कैसे बन रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि सीजनैलिटी के तौर पर Q3 सबसे मजबूत क्वार्टर रहता है कंपनी के लिए, तो फिलहाल कैसा ट्रेंड है? जी, मैं अपनी स्पेसिफिक फॉरवर्ड गाइडेंस देने के लिए एम्पावर्ड नहीं हूं, बट मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी बिजनेस जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस पे आधारित है और जो इंटरनेट बिजनेसेस हैं, एप्पल उन सभी का एक इनेबलिंग प्लेटफॉर्म है कि भाई जो भी बिजनेस इंटरनेट पे है आज की तारीख में अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल्स, वो एप्पल को एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म की तरह अगर प्रेफर्ड पार्टनर मानेगा तो वो उसमें ग्रोथ आनी चाहिए। और ये चीज तो तय है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फेस्टिव सीजन होता है, दुनिया भर में होता है, और जितने भी बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग से लिंक्ड होते हैं उनके लिए ये हमेशा पीक क्वार्टर होता है। हमारा भी हिस्टोरिकल ट्रेंड यही दिखाता है। तो ये इस साल भी फेस्टिव सीजन अच्छा रहना चाहिए, ये मानना काफी नेचुरल है। सीजन का इंपैक्ट आना चाहिए और इस साल भी अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। जो विदिन आपके 3 की वर्टिकल्स हैं, फूड टेक, गेमिंग और फिनटेक, इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां पर देख रहे हैं, या फिर ओवरऑल अगर कंट्रीब्यूशन ग्रोथ का देखें तो किधर ज्यादा एक्शन है सर? जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी का ऑलमोस्ट 90% बिजनेस आता है टॉप 10 इंडस्ट्री वर्टिकल से, जिनकी कैटेगरीज हम ऐसे बताते हैं, कैटेगरी E, F, G और H। कैटेगरी E में आ जाता है एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ई कॉमर्स। कैटेगरी F में आ जाता है फूड टेक, फिनटेक, FMCG। कैटेगरी G में आता है गेमिंग, ग्रोसरीज, गवर्नमेंट, और कैटेगरी H में हेल्थ केयर। ये 10-11 वर्टिकल जो मैंने अभी आपको बताए हैं EFGH कैटेगरी में, 90% बिजनेस एप्पल का यहाँ से आता है। और जो हमारी वर्टिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में, और जो कई हमने अभी डेवलप मार्केट्स में भी इनिशिएटिव लिए हैं वहां पे भी हमारी वर्टिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी बखूबी हमें रिजल्ट्स दे रही है। तो ये काफी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, किसी एक वर्टिकल पे आधार नहीं है इसका। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस वर्टिकल्स।
ओके, तो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ आनी चाहिए अक्रॉस ज्योग्राफीज, अक्रॉस वर्टिकल्स। इंटरनेशनल मार्केट्स का कंट्रीब्यूशन सर हमने बढ़ते हुए देखा है, अब 65% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट्स में आ रहा है। एक तो इस ग्रोथ के बारे में बताएं और आगे रेवेन्यू मिक्स कैसा रहेगा? जी, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हमारा बिजनेस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल का 50-50% बेस पे रहा है। इस बार क्योंकि जैम का जो बिजनेस हमने जोड़ा साथ में, उसका इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसका इंडिया कंट्रीब्यूशन कम है, तो उस वजह से ये बैलेंस हमारा इंटरनेशनल की तरफ बढ़ रहा है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटी वाइज भी देखें कि इंडिया मार्केट की कितनी मार्केट साइज है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कितनी मार्केट साइज है, तो ये देखने को मिलेगा कि इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आगे एक्सपेक्टेड है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में। वो तो एक एंकर मार्केट हमारी है ही, होम ग्राउंड है, और उसके अराउंड जो ग्लोबल हमारा बिजनेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में है, यूरोप में है, रेस्ट ऑफ द एशिया पैक कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया में, उन सबको अगर हम मिला के देखें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और इंटरनेशनल बिजनेस का अभी जो 65% ट्रेंड देख रहे हैं, ये अच्छा एक सस्टेनेबल ट्रेंड। ओके, तो ये सस्टेनेबल ट्रेंड रहना चाहिए जहां तक इंटरनेशनल मार्केट्स का। थोड़ा कंट्रीब्यूशन नई एक्विजिशन की वजह से भी यहां पर बढ़ रहा है। जो कन्वर्टेड यूजर ट्रेंड है सर आपका, वहां पर भी हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ देख रहे हैं। Q1 FY21 में 17 पर था, वो बढ़कर अब 48-49 तक पहुंच गया है। तो पिछले 6 क्वार्टर्स में एक बढ़िया ग्रोथ रही है। आगे कैसा आउटलुक है इसके लिए, और थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक भी अगर देखें तो किस तरह का बन के आ रहा है? जी देखिए, हमारा बिजनेस एक यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसको एक बड़े सिंपल वे में बताना चाहूंगा। कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी है काम करने की, और उस पर मार्कअप लगा के कॉस्ट प्लस बिजनेस मॉडल जिसको बोला जाता है। एप्पल का बिजनेस अलग है, वैल्यू बेस्ड बिजनेस मॉडल है। मतलब हम जब कस्टमर को कोई चीज बेचने जाते हैं या उनको कोई सोल्यूशन देते हैं, कहते हैं कि भाई अगर इस कंज्यूमर का कन्वर्जन आपको आता है किसी एडवर्टाइजर को, तो उसकी वैल्यू क्या है उस एडवर्टाइजर के लिए, और उस वैल्यू के अगेंस्ट जब एप्पल वो ROI या वैल्यू जनरेट करता है, तो उस वैल्यू के अगेंस्ट हम कितना अपना रेवेन्यू कमाते हैं, वो एक बेसिस बनता है। तो जो CPCU बिजनेस मॉडल है, कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर बिजनेस मॉडल है, ROI लिंक वैल्यू बेस्ड बिजनेस मॉडल है। और इसीलिए जैसे जैसे यूजर्स की पर कैपिटा इनकम या परचेजिंग पावर बढ़ती है, या जैसे जैसे यूजर्स मोबाइल और डिजिटल पे पेमेंट्स और हायर वैल्यू और हायर फ्रीक्वेंसी के ट्रांजैक्शन करने लगते हैं, तो एडवर्टाइजर्स की विलिंगनेस टू पे फॉर कन्वर्टेड यूजर्स, हाई वैल्यू कन्वर्जन्स के लिए बहुत अच्छी आगे बढ़ना चाहिए। सो ये ग्रोथ जो आपने देखा है कि CPCU में भी हमारा रेट जो है वो इम्प्रूव हुआ है इंडिया इंटरनेशनल के बैलेंस से, और आगे भी ये एक ROI लिंक डिफरेंशिएटेड मॉडल की काफी डिमांड रहेगी, ये मेरा मानना है, अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस मार्केट्स। चलिए बढ़िया है, तो परफॉर्मेंस अच्छी रही है, डिमांड भी अच्छी है, नई एक्विजिशन करी, उसकी वजह से थोड़े इंटीग्रेशन में मार्जिन्स पर असर है, बट रेवेन्यूज में बढ़िया ग्रोथ रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपसे फिर से मुलाकात करेंगे आपके नतीजों के बाद। Q3 दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद इस सेक्टर से आप कर सकते हैं। एफएल इंडिया, एक बार कुणाल जी से इसके चार्ट्स पर भी राय लेना चाहूंगा। कुणाल जी 6% ऊपर, जरा चार्ट्स पर एक बार राय दें। देखिए, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु। अगर इसका डेली चार्ट देखा जाए तो एक बहुत शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। आज गैप अप ओपनिंग भी होते हुए दिखी है, तो मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 1240 के आसपास है, तो 1240 जो है वो अगला टारगेट होगा। 100 रुपए की तेजी की पूरी संभावना दिखती है। ओके, तो बढ़िया एक्शन एफएल इंडिया पर आपको बनते हुए दिख सकता है, नजर रखिएगा इस काउंटर पर, और मैनेजमेंट की तरफ से भी आउटलुक काफी पॉजिटिव है। पर एक स्पेस जहां पर एक्शन है, ऑफ कोर्स आज की बाजार की गिरावट में थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, पर अदरवाइज बढ़िया न्यूज ट्रिगर इस स्पेस के लिए आते हुए दिखा है, और आपने देखा है कि एक्शन भी काफी बड़ा है। शुगर स्टॉक्स, हम तो काफी समय से इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो एथेनॉल स्टोरी है, कल सरकार की तरफ से भी एक बड़ा कदम आया है। आइए उस कदम के बारे में समझे और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है आशीष के साथ। आशीष बताइए, शुगर स्पेस में क्या चल रहा है? दीपांशु, काफी बढ़िया लगातार खबरें आती हुई दिख रही हैं। कल सरकार ने जो है एथेनॉल की कीमतें हैं वो बढ़ाई हैं। आप देखिए, बी हैवी जो मोलासेस से बने एथेनॉल की कीमतें हैं, इसमें करीब 2 रुपए 55 पैसे की बढ़ोतरी की, और सी हैवी मोलासेस से बने एथेनॉल की कीमतों में 2 रुपए 12 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले जो कीमतें हैं
वो अक्टूबर 2020 में बढ़ाई गई थी 3.34 रुपए की। तो इसके बाद जो एक अच्छा खासा प्राइस हाइक जो है वो देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो काफी बेहतरीन समय, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो देश में जो है ग्रेजुअली जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है लगातार बढ़ती जा रही है। 10% के आसपास की जो है ब्लेंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सरकार के जो टारगेट्स हैं वो भी काफी शानदार है, जिसके चलते देखिए इंडस्ट्री में काफी फायदा देखने को मिलेगा। सरकार मान रही है कि 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10% की जो ब्लेंडिंग है वो अभी देखने को मिल रही है। थोड़े दिन पहले एक वेबिनार में भी जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ये बताया था कि एथेनॉल को स्टैंडअलोन फ्यूल की तरह काम करने पर भी जो है काम चल रहा है और आगे जाकर एविएशन स्पेस में भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते आप देखिए कि पूरे स्पेस में काफी ज्यादा बज़ देखने को मिल रहा है। और देखिए वैसे तो ये खबर पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, जितनी भी चीनी कंपनीज हैं इससे जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ खास स्टॉक्स ऐसे जिनको आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जो कि एथेनॉल में बड़ा नाम बन चुके हैं। बलरामपुर चीनी, यहाँ पर देखिए देश में सबसे अच्छी खासी क्षमता इनके पास एथेनॉल की, और FY23 के अंत तक अगर आप देखें तो इनके पास 35 करोड़ लीटर की जो है क्षमता हो जाएगी। लगभग सभी इंडस्ट्री के प्लेयर जो है क्षमता विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग 22 करोड़ लीटर के आसपास की क्षमता जो है FY23 में हो जाएगी। डालमिया भारत, अवध शुगर, द्वारिकेश, मगध शुगर और बनारी अमान, यहाँ इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। फिलहाल क्षमता के हिसाब से आप देखिए तो रेणुका शुगर एक ऐसा स्टॉक है, ऐसी कंपनी है जहां पर एथेनॉल की क्षमता सबसे ज्यादा है। लेकिन FY23 बलरामपुर चीनी जो है एथेनॉल स्पेस को लीड करेगा। तो बलरामपुर चीनी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी इस पर होना चाहिए। चलिए नजर रखते हैं इस काउंटर पर भी। पालविया साहब, बलरामपुर चीनी के चार्ट पर कोई राय सर? तो दीपांशु जी देखिए, बिल्कुल सारे शुगर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, और जिस तरीके से न्यूज फ्लो भी है यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। बलरामपुर चीनी की स्पेसिफिकली बात करें तो स्टॉक में जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब है 340 के आसपास। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा तो स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको फिर 360 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ओवरऑल एक करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले दिनों में जो रिकवरी भी देखने को मिली है उसके हिसाब से यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। थोड़ा सा पोजिशनल रखना होगा। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे करीब 320 के आसपास का, वो एक इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा नियर टर्म चार्ट पे। और ऊपर में जैसे ही 340 का ब्रेकआउट होगा स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 360 तक भी आते हुए दिख सकता है। ओके, तो 360 तक के लेवल्स बलरामपुर चीनी में आ सकते हैं। आज ऑफ कोर्स बाजार के मूड माहौल के साथ थोड़ा आपको एक्शन बिगड़ा हुआ दिखा है। निफ्टी हालांकि 17,850 के नीचे गया था, थोड़ी रिकवरी कर रहा है, पर 150 अंकों का कट है। बैंक निफ्टी में भी ज्यादा कट है, 38,700 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 500 अंक नीचे सेंसेक्स भी आज दिख रहा है। तो वीकली एक्सपायरी है, ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर है, लगातार FIs की सेलिंग है, पूरा का पूरा इंपैक्ट इस समय बाजार पर है। 10 वायदा कारोबार की कंपनीज और साथ ही एक निफ्टी। टाटा स्टील के नतीजों का है इंतजार। एक्शन पैक दिन होने वाला है। फिलहाल फर्स्ट ट्रेड में बस इतना, 10 के हुआ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे सारे एक्सपर्ट्स बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वागले साहब, पालविया साहब, किरण जी, राकेश जी, कुणाल जी और सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग शो में आपसे फिर से होगी मुलाकात, और जैसे रोज हम करते हैं आप सभी से निवेदन है कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। देश के सैनिकों के करेंगे सम्मान। जय हिंद।